कंप्यूटर है क्या? हैंडबुक के मुताबिक सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कोई इनपुट लेती है, ठीक है। उस पर कुछ काम करती है यानी प्रोसेसिंग, और फिर हमें एक मतलब का रिजल्ट यानी आउटपुट देती है। सुनने में बहुत सरल लगता है ये। हाँ, पर इसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। इसे समझने का एक पुराना उदाहरण तो कैलकुलेटर है, पर आज के दौर में एक बेहतर तरीका है जीपीएस नेविगेशन। अच्छा, कैसे? आप अपनी मंजिल का पता यानी इनपुट डालते हैं, इसके बाद जो होता है वो जादू जैसा है। सैटेलाइट से आपका लोकेशन डेटा, रियल टाइम ट्रैफिक की जानकारी और लाखों किलोमीटर सड़कों के मैप्स। बिल्कुल, इन सबको मिलाकर सबसे तेज और छोटा रास्ता ढूंढा जाता है। ये सब है प्रोसेसिंग। और जो हमारी स्क्रीन पर दिखता है, हाँ, वो कदम ब कदम निर्देश और पहुंचने का जो समय दिखता है वो है आउटपुट। यहाँ प्रोसेसिंग की जटिलता एक साधारण कैलकुलेटर से अरबों गुना ज्यादा है। सही बात है। और इसी में एक और कड़ी जुड़ती है, स्टोरेज। बिल्कुल, यानी जानकारी को सहेज कर रखना। आपका फोन आपके घर का पता याद रखता है, पुराने रूट्स याद रखता है। हाँ, तो पूरा सिद्धांत बनता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फिर स्टोरेज। और दिलचस्प बात यह है कि स्टोरेज ही वो चीज है जिसने कंप्यूटर को एक कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा बना दिया। अच्छा, हाँ, जानकारी को सहेजने और बाद में इस्तेमाल करने की क्षमता ने ही मेमोरी, लर्निंग और अंततः एआई का रास्ता खोला। बिना स्टोरेज के कंप्यूटर बस एक टूल होता, याददाश्त के साथ वो एक साथी बन गया। मुझे स्रोत में एक मजेदार बात पता चली। हम सब कंप्यूटर शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर इसका एक पूरा नाम भी बताया जाता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। कमाल है। हालांकि हैंडबुक ये भी साफ करती है कि ये कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक प्रचलित एक्रोनिम है जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और ये बात भी सही है कि आज के सुपर कंप्यूटर से लेकर आपकी स्मार्ट वॉच तक हर डिवाइस इसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर काम कर रही है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, हाँ, या फिर वैज्ञानिक किसी नई दवा के मॉलिक्यूल को सिमुलेट कर रहे हो, मूल ढांचा यही रहता है। बस प्रोसेसिंग की ताकत और स्केल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ये तो हुई मूल परिभाषा। अब चलते हैं उस सफर पर जहां से ये सब शुरू हुआ। इतिहास में? हाँ, ये विचार अचानक से नहीं आया। इस हैंडबुक में बताया गया है कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। सबसे पहली गणना करने वाली मशीन अबाकस, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन में इस्तेमाल होती थी। फिर 1617 में जॉन नेपियर की नेपियर्स बोन्स आई, और 1642 में ब्लेज पास्कल का पास्केलाइन। वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। हाँ, गियर्स और पहियों से चलने वाला। ये सब अद्भुत मशीनें थीं, पर वे एक ही काम के लिए बनी थीं। बिल्कुल, और यहीं पर चार्ल्स बेबेज का काम एक क्रांति जैसा था। 1837 में। हाँ, उनका एनालिटिकल इंजन सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट था। बेबेज ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। हाँ, अलग अलग काम करने के लिए। उन्होंने इसके 4 हिस्से सोचे थे। एक मिल जो गणना करेगा, आज का सीपीयू। सही। एक स्टोर जहां नंबर रखे जाएंगे, आज की मेमोरी। एक रीडर जो पंच कार्ड से निर्देश लेगा यानी इनपुट डिवाइस, और एक प्रिंटर यानी आउटपुट डिवाइस। ये आर्किटेक्चर आज भी मॉडर्न कंप्यूटर की नींव है। मतलब उन्होंने हार्डवेयर ही ने एक तरह से सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी सोच लिया था। बिल्कुल। और यहीं पर एडा लवलेस का जिक्र आता है, जिन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। हाँ, उन्होंने ही समझा था कि बेबेज की मशीन सिर्फ नंबरों की गणना से कहीं आगे जा सकती है। वो संगीत बना सकती है, तस्वीरें बना सकती है, अगर उसे सही निर्देश दिए जाएं। उन्होंने ही इस मशीन की असली क्षमता को पहचाना था। लेकिन बेबेज का सपना उस वक्त की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे था, और उनका मैकेनिकल कंप्यूटर कभी पूरी तरह बन नहीं पाया। मतलब असली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आने में लगभग 100 साल और लग गए। हाँ, और फिर आया 1946 में ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हाँ, ENIC की कहानी तो कमाल की है। ये कोई डेस्क पर रखी मशीन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे बड़े कमरे के बराबर थी। इसका वजन 30 टन था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। 18,000। कहते हैं कि जब इसे पहली बार चालू किया गया तो पास के शहर फिलाडेल्फिया की बत्तियां झिलमिला गई थीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक तक की छलांग सिर्फ स्पीड की नहीं थी, ये सोच की छलांग थी। अच्छा। मैकेनिकल डिवाइस की सीमाएं थीं, घर्षण, पुर्जों का घिसना, गति की एक हद। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने गणना को लगभग प्रकाश की गति से करने का रास्ता खोल दिया। क्या बात है। ये वो पल था जब कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब की मशीन से आगे बढ़कर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बनने की राह पर चल पड़ा। और वो कितनी तेज थी? ENIAC 1 सेकंड में 5000 जोड़ कर सकता था, जो उस समय अकल्पनीय था। तो ENIAC एक कमरे के बराबर था और शहर की बत्तियां डिम कर देता था। जाहिर है तकनीक को इससे बेहतर होना ही था। हाँ, होना ही था। और यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ियों का सफर शुरू होता है, जहां हर दशक में क्रांति हो रही थी। बिल्कुल। हैंडबुक के मुताबिक पहली पीढ़ी मतलब 1940 से 1956, इसकी बुनियाद यही वैक्यूम ट्यूब्स थीं। हाँ, ENIAC और UNIVAC जैसे कंप्यूटर बहुत बड़े, बेहद महंगे और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। ये सिर्फ सरकारों और बड़ी रिसर्च लैब्स के लिए थे। सही कहा। फिर आई दूसरी पीढ़ी
1956 से 1963 और यहाँ असली हीरो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। हाँ, वैक्यूम ट्यूब की जगह लेने वाला ये छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस एक गेम चेंजर था। कैसे? ट्रांजिस्टर छोटे थे, कम बिजली खाते थे और बहुत ज्यादा भरोसेमंद थे। इसका नतीजा कंप्यूटर पहली बार बड़े बड़े कमरों से निकलकर कंपनियों के ऑफिस में आने लगे। अच्छा। IBM 1401 जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर ने व्यापार की दुनिया में डेटा प्रोसेसिंग की शुरुआत की, और इसी दौर में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी आईं। जिससे कंप्यूटर से बात करना थोड़ा आसान हुआ। हाँ, थोड़ा। और इसके बाद तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971, इसने तो रफ्तार और बढ़ा दी। यहाँ हीरो था इंटीग्रेटेड सर्किट या IC, जिसे हम आज चिप भी कहते हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर को एक साथ बना दिया गया। इससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, और भी छोटे, और भी तेज और सस्ते हो गए। इस पीढ़ी का सबसे बड़ा असर था मिनी कंप्यूटर का जन्म। अब छोटी कंपनियां और यूनिवर्सिटीज भी कंप्यूटर खरीद सकती थी। हाँ, और इसने कंप्यूटर की पहुंच को और बढ़ाया और पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति के लिए जमीन तैयार की। और फिर आई चौथी पीढ़ी 1971 से, जो अब तक चल रही है। इसकी पहचान है माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल, यानी एक ही चिप पर पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। 1971 में इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और इसी एक आविष्कार ने हर चीज बदल दी। हर चीज। इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को मुमकिन बनाया। Apple II, IBM PC और फिर विंडोज वाला कंप्यूटर। इन्होंने कंप्यूटर को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हाथ से निकालकर आम लोगों के घरों और डेस्क तक पहुंचा दिया। ये कंप्यूटिंग के लोकतंत्रीकरण का दौर था और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस ने इसे और भी आसान बना दिया। बहुत आसान। मुझे याद है हमारे घर पे पहला PC आया था, वो एक बड़ी सी मशीन थी, लेकिन ये सोचना ही जादू जैसा था कि ENIAC जितनी पावर अब एक डेस्क पे रखी जा सकती है। सच में। तो ये 4 पीढ़ियां। लेकिन अब हम 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं। हैंडबुक कहती है कि ये भविष्य है और इसका आधार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, 5वीं पीढ़ी का लक्ष्य सिर्फ तेज गणना करने वाली मशीनें बनाना नहीं, बल्कि सोचने वाली मशीनें बनाना है। सोचने वाली मशीनें। हाँ, यहाँ हार्डवेयर से ज्यादा जोर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम पर है। इसमें AI, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि कंप्यूटर इंसानी भाषा को समझ सके, तस्वीरों को पहचान सके, खुद से सीख सके और फैसले ले सके। हम आज अपने चारों ओर इसके शुरुआती रूप देख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हमारे फोन के स्मार्ट असिस्टेंट्स, Amazon की सिफारिशें, सेल्फ ड्राइविंग कारों के प्रयोग, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। तो ये तो हुई कंप्यूटर की यात्रा। अब जरा देखते हैं कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। हाँ। हैंडबुक में कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं। सबसे पहले है गति, स्पीड। हाँ, एक मॉडर्न कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर सकता है। और गति के साथ ही जुड़ी है सटीकता, एक्यूरेसी। सही। अगर हम कंप्यूटर को सही इनपुट और सही निर्देश देते हैं तो उसका आउटपुट 99.999% सही होगा। गलतियां हमारी प्रोग्रामिंग में हो सकती हैं, मशीन की गणना में नहीं। यही कॉम्बिनेशन जबरदस्त स्पीड और लगभग पूरी सटीकता कंप्यूटर को इतना भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल। फिर आती है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, जो आज हमें टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में मिलती है। हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं। और ये क्षमता ही है जो कंप्यूटर की अगली खूबी को मुमकिन बनाती है, उसकी बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटैलिटी। कैसे? सोचिए, आपका स्मार्टफोन एक ही डिवाइस है, लेकिन वो एक कैमरा है, एक म्यूजिक प्लेयर है, एक नेविगेटर है, एक बैंक है और एक गेमिंग कंसोल भी। हाँ, ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि उसकी विशाल स्टोरेज क्षमता उसे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर या एप्स चलाने की इजाजत देती है। हर सॉफ्टवेयर उसे एक नई मशीन में बदल देता है। और एक और खूबी है, लगन, डिलिजेंस। एक इंसान एक ही काम को बार बार करके बोर हो सकता है, थक सकता है, गलतियां कर सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर बिना थके, बिना बोर हुए 24 घंटे 7 दिन एक ही काम को एक ही सटीकता से कर सकता है। यही खूबी ऑटोमेशन और इंडस्ट्री की रीढ़ है। सही कहा। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटरों को उनके काम करने के तरीके के हिसाब से 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो? तापमान, दबाव या गति। इसका कोई उदाहरण? क्लासिक उदाहरण है गाड़ी का पुराना स्पीडोमीटर, जिसकी सुई लगातार गति के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अच्छा। या फिर एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर। दूसरा और सबसे आम है डिजिटल कंप्यूटर। हाँ, जो बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 की भाषा पर काम करता है। ये हर जानकारी को अंकों में तोड़ देता है, जिससे गणना बहुत सटीक होती है। हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। बिल्कुल। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इन दोनों का मिश्रण है। हाइब्रिड मतलब? ये एनालॉग दुनिया से इनपुट लेता है और उसे डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक ECG मशीन, जो दिल की धड़कन नापती है। हाँ, वो दिल की धड़कन के एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेती है
और उसे डिजिटल डेटा में बदलकर स्क्रीन पर दिखाती है, ताकि डॉक्टर उसका विश्लेषण कर सके। सही। पेट्रोल पंप की मशीनें भी हाइब्रिड होती हैं। अच्छा, वे पेट्रोल के बहाव, जो एनालॉग है, को मापती हैं और उसे लीटर और कीमत, जो डिजिटल है, में दिखाती हैं। तो हमने मशीन की बात की, उसकी पीढ़ियों, विशेषताओं और प्रकारों की बात की, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा तो है नहीं। ये दो मुख्य चीजों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पियानो का है। पियानो? हाँ, हार्डवेयर वो पियानो है, लकड़ी, तार, चाबियां, सब कुछ जिसे आप छू सकते हैं। ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, बस एक खूबसूरत वस्तु है। और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर वो संगीत है, वो शीट म्यूजिक है, जो पियानो को बताता है कि कौन सी चाबी कब और कितनी देर दबानी है ताकि एक धुन बजे। क्या बात है! एक के बिना दूसरा अधूरा है। हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो हैंडबुक के हिसाब से भी हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वे निर्देश या प्रोग्राम हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड या गूगल क्रोम। और इनके बीच का संबंध अटूट है। बिल्कुल, जैसा कि हैंडबुक में लिखा है, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर बेकार है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, और इनके बीच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। बिल्कुल, और इस पूरी बातचीत को संभव बनाने के लिए भी ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। सही। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस, जिनके जरिए हम निर्देश देते हैं, और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, जो हमें परिणाम दिखाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो मिलकर काम करता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने अबैकस की सरल गणना से शुरू करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोचने वाली मशीनों तक की यात्रा देखी। हमने समझा कि हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के मूल सिद्धांत पर काम करता है। सही। और हमने ये भी देखा कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर इस मशीन को जान देते हैं। अगर इस चर्चा से कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण या बुनियादी तथ्य याद रखने हो, तो इस हैंडबुक के अनुसार वे ये हैं। अच्छा, बताइए। पहला, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, उनके दूरदर्शी कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है, जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। और तीसरा, डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, यानी 0 या 1। ये वो ईंटें हैं जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार। हैंडबुक में उल्लेख है कि 5वीं पीढ़ी का लक्ष्य सोचने वाली मशीनें बनाना है। चार्ल्स बैबेज ने 1837 में एक मैकेनिकल सोचने वाली मशीन की कल्पना की थी। हाँ, की थी। आज हम AI के साथ उस सपने के बहुत करीब हैं, शायद उससे भी आगे, जितना उन्होंने सोचा होगा। लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। एक मशीन के लिए सोचने का वास्तव में क्या मतलब है? सही। क्या ये सिर्फ बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस करना और पैटर्न पहचानना है, जैसा आज के AI मॉडल करते हैं? या इसमें चेतना, आत्म जागरूकता और समझ जैसी कोई गहरी बात भी शामिल है? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक के विकसित होने के साथ और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां मशीनें हमारी नकल कर रहे हैं, पर क्या वे कभी हमारी तरह समझ पाएंगी? ये सवाल तकनीक से ज्यादा दर्शन का है और शायद हमारी अगली किसी चर्चा का विषय भी। कंप्यूटर इतनी तेजी से, मतलब सोचता कैसे है? एक क्लिक करते हैं और अरबों कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसकी चाबी मेमोरी में छिपी है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वो यही बताते हैं कि ये कोई एक चीज नहीं बल्कि एक पूरी टीम है। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए, जिसमें कुछ धावक बहुत तेज हैं पर जल्दी थक जाते हैं और कुछ धीमे हैं पर मैराथन दौड़ सकते हैं। तो आज हम इन धावकों की पूरी टीम से मिलेंगे। ये एनालॉजी, मतलब ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि रैम क्या है या SSD क्या है। ये उस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को समझने के बारे में है जिसके जरिए कंप्यूटर स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक अविश्वसनीय संतुलन बनाता है। ये सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जिसे हम रैम कहते हैं। हम सबने सुना है कि ज्यादा रैम मतलब बेहतर परफॉर्मेंस, पर क्या ये हमेशा सच है? क्या एक आम इंसान के लिए 16 GB और 32 GB रैम के बीच का फर्क वाकई जमीन आसमान का होता है? सोर्स इस बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स के मुताबिक रैम को कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क या वर्क बेंच समझना चाहिए। आप जिस भी फाइल या एप्लीकेशन पर अभी काम कर रही हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठकर इसी डेस्क पर आती है ताकि CPU, प्रोसेसर उस तक तेजी से पहुंच सके। तो अगर आप एक ही समय पर 10-12 ब्राउजर टैब, एक वीडियो एडिटर और कोई गेम चला रहे हैं, तो आपको एक बड़ा डेस्क चाहिए, मतलब ज्यादा रैम। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ वेब ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट्स तक है, तो 16 GB के बाद शायद उतना बड़ा फर्क महसूस ना हो। अच्छा, तो ये जरूरत पर निर्भर करता है। लेकिन रैम इतनी खास क्यों है? हार्ड ड्राइव से सीधे काम क्यों नहीं हो जाता? स्पीड, सिर्फ और सिर्फ स्पीड। CPU की अपनी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर उसे धीमी हार्ड ड्राइव का इंतजार करना पड़े तो ये एक फरारी को ट्रैफिक जाम में फंसाने जैसा होगा। रैम उस ट्रैफिक जाम को बाईपास करने वाला हाईवे है। लेकिन इस स्पीड की एक कीमत है। रैम वोलेटाइल होती है।
वॉलेटाइल मतलब जैसे ही पावर गई डेस्क पर रखा सारा सामान गायब। अच्छा, यही वजह है कि अगर लाइट चली जाए और हमने अपना काम सेव ना किया हो तो सब कुछ उड़ जाता है। बिल्कुल, और इसी स्पीड के खेल में रैम के भी दो मुख्य प्रकार सामने आते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, डी रैम और एस रैम। हमारे कंप्यूटर में जो मेन रैम होती है वो डी रैम यानी डायनामिक रैम है। ये सस्ती है और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन एक और टाइप है एस रैम, स्टैटिक रैम, जो रॉकेट की तरह तेज और बहुत ज्यादा महंगी होती है। एक मिनट, अगर एस रैम इतनी तेज है तो हम अपने कंप्यूटर में सिर्फ एस रैम ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? 16 GB एस रैम लगा दी, फिर तो स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब अर्थशास्त्र और फिजिक्स दोनों में छिपा है। पहला तो कीमत। एस रैम डी रैम के मुकाबले कई गुना महंगी है। 16 GB एस रैम की कीमत में शायद एक हाई एंड गेमिंग पीसी आ जाए। दूसरा, साइज और गर्मी। एस रैम चिप्स ज्यादा जगह लेती हैं और गर्मी भी ज्यादा पैदा करती हैं। तो एक पूरे सिस्टम को सिर्फ एस रैम से बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसी वजह से इंजीनियरों ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तो रैम हमारा वॉलेटाइल वर्कबेंच हो गया, लेकिन जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे करना क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आता है, क्योंकि उस वक्त तो रैम खाली होती है। उसके लिए कंप्यूटर के पास एक छोटी सी परमानेंट इंस्ट्रक्शन बुक होती है, जिसे रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब पावर जाने पर भी इसमें लिखी बातें नहीं मिटती। जब आप पावर बटन दबाते हैं तो सीपीयू सबसे पहले रोम में लिखे निर्देशों को पढ़ता है। इसी को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यही निर्देश उसे बताते हैं कि हार्ड ड्राइव या एसएसडी से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में कैसे लोड करना है। मतलब रोम एक तरह का गेटकीपर है जो शो शुरू करता है, और इसे रीड ओनली इसलिए कहते हैं ताकि कोई गलती से भी इन जरूरी निर्देशों को डिलीट न कर दे, वरना कंप्यूटर एक महंगा डिब्बा बनकर रह जाएगा। हाँ, हालांकि अब टेक्नोलॉजी थोड़ी बदल गई है। अब हम फ्लैश रोम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अपडेट किया जा सकता है, जैसे हमारे मदरबोर्ड का बायोस अपडेट। लेकिन इसका मकसद आज भी वही है, सिस्टम को जगाने के लिए जरूरी निर्देश देना। हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरे कंप्यूटर में सालों पुरानी तस्वीरें और फाइलें हैं, वो कहाँ रहती हैं? जाहिर है इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होगी। हमारे मैराथन रनर्स। सही पकड़ा, यहाँ एंट्री होती है सेकेंडरी मेमोरी की, हमारा परमानेंट डिजिटल गोदाम। इसकी खासियतें रैम से एकदम उल्टी है। ये नॉन वॉलेटाइल है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये सस्ती है, लेकिन ये रैम के मुकाबले बहुत धीमी होती है। और यहाँ पिछले एक दशक में क्रांति हुई है। पहले हमारे पास थी एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, वो घूमने वाली प्लेट्स जिनमें एक सुई डेटा पड़ती थी। मुझे याद है कंप्यूटर स्टार्ट होने में पूरा 1-1.5 मिनट लग जाता था। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने पुराने लैपटॉप में एचडीडी निकालकर पहली बार एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाई थी। जो मशीन मरने वाली हालत में थी वो अचानक जिंदा हो गई। बूट टाइम 1 मिनट से घटकर 10 सेकंड रह गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रोसेसर के बाद शायद ये सबसे जरूरी अपग्रेड है। ये सिर्फ बूटिंग की बात नहीं है, सोर्स भी यही बताता है कि एसएसडी के आने से ही आज हम लैपटॉप पर 4K वीडियो एडिटिंग या बड़े बड़े गेम्स बिना अटके खेल पाते हैं। इसने पोर्टेबल कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया ही बदल दी। ये सिर्फ एक पार्ट का अपग्रेड नहीं था, ये एक नई क्षमता का जन्म था। बिल्कुल, क्योंकि एसएसडी में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं है। ये फ्लैश मेमोरी पर काम करती है, ठीक हमारे पेन ड्राइव की तरह, बस बहुत ज्यादा तेज और भरोसेमंद। इसने डेटा एक्सेस करने के इंतजार को लगभग खत्म कर दिया है। और अब तो एसएसडीज में भी एवोल्यूशन आ गया है। पहले SATA एसएसडीज थी और अब M2 NVMe एसएसडीज हैं, जो सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती हैं और अविश्वसनीय स्पीड देती हैं। और वो पुराने CD DVD, वो भी तो सेकेंडरी स्टोरेज थे। सोर्स में उनका भी जिक्र है। एक DVD में 4.7 GB डेटा आता था। आज तो एक छोटा सा गेम अपडेट इससे बड़ा होता है। हाँ, वो ऑप्टिकल स्टोरेज का दौर था, अब वो लगभग म्यूजियम की चीज बन चुके हैं। ये दिखाता है कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन अब एक पहेली खड़ी होती है। हमारे पास सुपर फास्ट सीपीयू है और अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा तेज एसएसडीज भी हैं, फिर भी इनके बीच में रैम नाम का एक बिचौलिया क्यों है? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सीपीयू और रैम के बीच भी स्पीड का एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को भरने के लिए टीम में एक सीक्रेट वेपन, एक वीआईपी प्लेयर है, कैश मेमोरी। अगर मेमोरी की दुनिया में कोई सुपरस्टार है तो वो कैश है। ये SRAM टेक्नोलॉजी से बनी एक बहुत छोटी लेकिन अनबिलीवेबली फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच में बैठती है। कुछ कैश तो सीपीयू चिप के अंदर ही होती है। तो इसका काम क्या है? ये एक और लेयर क्यों? इसे सीपीयू का एक पर्सनल असिस्टेंट समझिए। सीपीयू को जिस डेटा की जरूरत पड़ने वाली होती है, सिस्टम उसका अंदाजा लगाकर उसे पहले ही रैम से उठाकर कैश में रख देता है। अब जब सीपीयू को वो डेटा चाहिए तो उसे रैम तक के लंबे रास्ते पर नहीं जाना पड़ता। वो सीधे अपने असिस्टेंट से पूछता है और काम सेकंडों में हो जाता है। अच्छा, तो मतलब जब मैं कोई गेम खेल रही हूँ तो उसका एक हिस्सा एसएसडी पर, एक हिस्सा रैम में, और सबसे जरूरी हिस्सा जिस पर तुरंत काम हो रहा है वो कैश में है। ये सब एक ही साथ हो रहा है। ये तो कमाल का मैनेजमेंट है। यही तो इसकी खूबसूरती है। और सोर्स के मुताबिक कैश के भी लेवल होते हैं, L1, L2 और L3।
L1 कैश सबसे छोटा और सबसे तेज होता है, जो सीपीयू कोर के ठीक बगल में होता है। फिर L2 आता है, जो थोड़ा बड़ा और थोड़ा धीमा होता है। और फिर L3, जो सभी सीपीयू कोर्स के बीच शेयर होता है। जितनी बार सीपीयू को कैश में डेटा मिल जाता है, जिसे कैश हिट कहते हैं, उतनी ही परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो अब हमारे पास ये सारे अलग अलग खिलाड़ी हैं। सबसे तेज लेकिन छोटे रजिस्टर्स कैश, फिर उनसे धीमी लेकिन बड़ी रैम, और सबसे धीमी लेकिन विशालकाय SSDs या HDDs। ये पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कैसे करती है? इसका जवाब है मेमोरी की संरचना, यानी मेमोरी हायरार्की। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेटेजी। सोर्स में इसे एक पिरामिड की तरह दिखाया गया है। सबसे ऊपर नोक पर सीपीयू के अपने रजिस्टर्स हैं, सबसे तेज। उसके ठीक नीचे कैश L1, L2, L3, फिर मेन मेमोरी यानी रैम, और पिरामिड के सबसे चौड़े निचले हिस्से में है सेकेंडरी मेमोरी। और इस पिरामिड का नियम बहुत सीधा है। आप जितना ऊपर जाएंगे, स्पीड और कीमत उतनी बढ़ेगी, लेकिन साइज उतना ही घटेगा। और जितना नीचे आएंगे, स्पीड और कीमत घटेगी, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी आसमान छूने लगेगी। तो ये एक समझौता है। हम एक ऐसी मेमोरी नहीं बना सकते जो टेराबाइट्स में हो, SRAM जितनी तेज हो और SSDs जितनी सस्ती हो। इसलिए हमने अलग अलग खूबियों वाली मेमोरी की एक पूरी टीम बना दी। बिल्कुल, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सबसे शानदार जीतों में से एक है। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है, तो वो हमेशा सबसे तेज जगह से शुरू करता है। पहले L1 कैश, फिर L2, फिर L3, फिर रैम, और अगर कहीं नहीं मिला, तब जाकर वो सबसे धीमे यानी SSD तक जाता है। और 90% से ज्यादा बार उसे डेटा रैम या कैश में ही मिल जाता है, और इसीलिए हमें वो स्पीड महसूस होती है। तो संक्षेप में कहें तो जो मुख्य बातें हमारे सोर्स से निकल कर आती हैं वो ये हैं। रैम हमारा तेज अस्थाई गोदाम है। हाँ, रोम कंप्यूटर को जगाने वाली इंस्ट्रक्शन बुक है। सही। SSD हमारा विशाल स्थायी गोदाम है, और कैश इन सब के बीच का सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे है। हाँ, और ये समझना कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल इस पूरी टीम की जुगलबंदी को समझना है। तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है। ये एक बेहद चालाक और व्यवस्थित प्रणाली है। सबसे तेज कैश से लेकर सबसे बड़े हार्ड ड्राइव तक हर हिस्से का अपना एक खास रोल है, जो मिलकर हमारे डिजिटल अनुभव को इतना सहज और तेज बनाते हैं। ये स्पीड और क्षमता के बीच एक निरंतर चलने वाला डांस है। हाँ, और ये सोर्स हमें वर्तमान मेमोरी संरचना के बारे में तो बताता है, लेकिन भविष्य में ये तस्वीर धुंधली हो सकती है। नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे परसिस्टेंट मेमोरी, जो रैम की गति और SSD के नॉन वोलेटाइल स्वभाव को एक ही चिप में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर भविष्य में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच की ये मोटी रेखा मिटने लगे और हमारी रैम भी परमानेंट हो जाए, तो भविष्य के कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा? क्या तब हमें बूटिंग की जरूरत भी पड़ेगी, या हमारा कंप्यूटर हमेशा ऑन स्टेट में ही रहेगा, ठीक हमारे फोन की तरह? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाली तकनीक की एक झलक दे। हम सब दिन भर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, इन पर क्लिक और स्वाइप करते रहते हैं। बिल्कुल। पर क्या कभी सोचा है कि जब हम किसी आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं, तो उस एक पल से लेकर प्रोग्राम के स्क्रीन पर खुलने तक पर्दे के पीछे क्या होता है? वो जादू। हाँ, वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे एक इशारे को एक्शन में बदल देती है? आज हम उसी जादूगर की कहानी में उतरेंगे, और वो जादूगर है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये OS आखिर है क्या, ये क्या क्या करता है, और इसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया कैसे एक पल में ढह जाएगी। जादूगर शब्द बिल्कुल सही है। इसे आप एक बहुत ही काबिल मैनेजर और एक शानदार अनुवादक का मिश्रण भी कह सकते हैं। मैनेजर और अनुवादक? जी, ये मैनेजर आपके कंप्यूटर के हर छोटे बड़े हिस्से को संभालता है, और ये अनुवादक आपकी भाषा, मतलब क्लिक्स और कीबोर्ड कमांड्स को मशीन की उस भाषा में बदलता है जिसे सिर्फ हार्डवेयर समझता है। तो मतलब OS एक बिचौलिए की तरह है। हम OS से बात करते हैं, OS हार्डवेयर से, फिर हार्डवेयर वापस OS को जवाब देता है, और फिर OS उसे हमारी भाषा में स्क्रीन पर दिखा देता है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का दिल और दिमाग है कर्नेल। कर्नेल? हाँ, ये OS का वो सबसे जरूरी हिस्सा है जो असली खिलाड़ी है। जब हम कहते हैं कि OS ने ये किया, तो असल में ज्यादातर भारी भरकम काम पर्दे के पीछे कर्नेल ही कर रहा होता है। ठीक है, तो इस मैनेजर के काम क्या क्या हैं? मान लीजिए मैंने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर, एक म्यूजिक प्लेयर और एक वर्ड डॉक्यूमेंट तीनों एक साथ खोले। मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ एक ही समय पर चल रहा है। क्या वाकई ऐसा है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और यहीं पर OS का पहला और सबसे जरूरी काम सामने आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट? जी, आप जिसे प्रोग्राम कहते हैं, OS की भाषा में वो एक प्रोसेस है। और आपका कंप्यूटर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसका CPU एक बार में एक ही काम कर सकता है। 1 मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर मुझे ये क्यों लगता है कि मेरा गाना भी बज रहा है और मैं टाइप भी कर पा रहा हूँ? क्योंकि OS एक माहिर बाजीगर है। वो CPU का समय इन सभी प्रोसेस के बीच इतनी तेजी से बांटता है, मतलब मिली सेकेंड्स में, कि हमारे दिमाग को ये महसूस ही नहीं होता।
इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। अच्छा, ओएस ये तय करता है कि किस प्रोसेस को कब और कितना सीपीयू का समय मिलेगा। ये तो किसी ट्रैफिक पुलिस जैसा काम हुआ, जो हर गाड़ी को निकलने के लिए थोड़ा थोड़ा समय दे रहा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और ये ट्रैफिक पुलिस अलग अलग रणनीतियां अपनाती है। इन्हीं को शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, एक रणनीति है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो बैंक की लाइन जैसी है। जो प्रोसेस पहले आई उसका काम पहले होगा। लेकिन इसमें खतरा है। क्या? अगर पहले वाले को बहुत लंबा काम है तो पीछे वाले सब इंतजार करते रह जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका कोई हल है? बिल्कुल। एक और लोकप्रिय रणनीति है राउंड रॉबिन। इसे एक टीचर की तरह सोचिए, जो क्लास में हर बच्चे पर ध्यान देने के लिए सबको 2-2 मिनट देती है। ओएस हर प्रोसेस को सीपीयू का एक छोटा सा टाइम स्लाइस देता है, फिर अगली प्रोसेस की बारी आती है, फिर अगली की। ये चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि सबको लगता है कि टीचर सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे रही है और कोई बोर नहीं होता। वाह, तो मतलब हर मिली सेकेंड ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने डेडलॉक के बारे में भी सुना है, सुनने में काफी खतरनाक लगता है भी। क्या ये मेरे लैपटॉप पर सच में हो सकता है? क्या वर्ड और क्रोम आपस में लड़कर मेरा पूरा सिस्टम जाम कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहाँ दो प्रोसेस एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार करती रह जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस ए को प्रिंटर चाहिए जो प्रोसेस बी के पास है, और प्रोसेस बी को स्कैनर चाहिए जो प्रोसेस ए के पास है। अब दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, सिस्टम वही अटक जाएगा। ओहो, ओएस का एक बड़ा काम ऐसी स्थितियों को पहचानना और उन्हें होने से रोकना या सुलझाना है। ठीक है, तो ओएस इन सभी प्रोग्राम्स को एक साथ चला रहा है, उन्हें मैनेज कर रहा है, पर वो इन सबको रखता कहाँ है? मुझे लगता है यहीं पर मेमोरी मैनेजमेंट का काम आता होगा। एकदम सही। ये ओएस का दूसरा बड़ा काम है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है रैम। रैम, हाँ। जब भी कोई प्रोसेस चलती है उसे रहने के लिए रैम में जगह चाहिए होती है। ओएस एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तरह है जो तय करता है कि किस प्रोसेस को कितनी जगह मिलेगी, और जब उसका काम खत्म हो जाए तो उस जगह को खाली करवा कर किसी और को दे दिया जाए। ये तो सुनने में काफी सीधा साधा लगता है, जगह दो जगह लो। पर ये इतना सीधा है नहीं। यहीं पर ओएस अपना सबसे बड़ा जादू दिखाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम से लगातार झूठ बोलता है। झूठ बोलता है मतलब? वर्चुअल मेमोरी के जरिए। मान लीजिए आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, लेकिन आप एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं जिसे 16 GB रैम चाहिए। हाँ, तो वो नहीं चलेगा। कायदे से तो नहीं चलना चाहिए, पर ओएस क्या करता है, वो हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। वो उस प्रोग्राम को ये महसूस कराता है कि उसके पास ढेर सारी रैम है, जबकि असल में वो रैम और हार्ड डिस्क के बीच डेटा को लगातार घुमा रहा होता है। अरे वाह, ये एक शानदार धोखा है जिसके बिना आज के कंप्यूटर चल ही नहीं सकते। ये तो कमाल है। मतलब मेरे 8 GB रैम वाले लैपटॉप पर भारी भरकम गेम्स और सॉफ्टवेयर इसी धोखे की वजह से चल पाते हैं। अब समझ आया। अच्छा, अगला काम तो ऐसा है जो हम रोज देखते हैं, फाइलें और फोल्डर्स। हाँ, तीसरा काम है फाइल मैनेजमेंट। फाइल बनाना, डिलीट करना, उसे c.users.documents जैसे किसी फोल्डर में रखना। ये सब हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे ओएस एक लाइब्रेरियन की तरह काम कर रहा होता है, जिसे पता है कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर रखी है। और ये लाइब्रेरियन सिर्फ किताबों का हिसाब नहीं रखता, बल्कि उन्हें रखने के तरीके भी तय करता है ना? मैंने NTFS, FAT32 जैसे शब्द सुने हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग फाइल सिस्टम है, यानी फाइलों को हार्ड डिस्क पर स्टोर करने के अलग अलग नियम। हर सिस्टम के अपने फायदे नुकसान हैं। जैसे विंडोज ज्यादातर NTFS का इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा सुरक्षित है और बड़ी फाइलों को सपोर्ट करता है। वहीं पेन ड्राइव वगैरह में अक्सर FAT32 इस्तेमाल होता है, जो लगभग हर डिवाइस पर चल जाता है। अच्छा। और लिनक्स अपना ext4 सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो ओएस न सिर्फ आपकी फाइलों को सहेजता है, बल्कि उन्हें किस ढंग से सहेजना है ये भी तय करता है। और फाइलों के अलावा हमारे डिवाइस भी तो हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। जब मैं माउस हिलाता हूं तो कर्सर को कैसे पता चलता है कि कहां जाना है? ये ओएस का चौथा काम है, डिवाइस मैनेजमेंट। ओएस आपके कंप्यूटर से जुड़े हर हार्डवेयर डिवाइस का कंट्रोलर है। और हर डिवाइस से बात करने के लिए वो एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। आप ड्राइवर को हर डिवाइस के लिए एक विशेष अनुवादक समझ सकते हैं। ओके। कीबोर्ड का ड्राइवर ओएस को बताता है कि कौन सा बटन दबाया गया। प्रिंटर का ड्राइवर बताता है कि कोई डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करना है। बिना ड्राइवर्स के ओएस आपके किसी भी हार्डवेयर से बात नहीं कर पाएगा। और इन सब कामों के ऊपर एक सुरक्षा का घेरा भी तो होगा, पासवर्ड्स, परमिशन, ये सब। निश्चित रूप से। और ये ओएस का पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। आपका लॉगिन पासवर्ड, फाइलों की परमिशन सेट करना कि कौन उन्हें सिर्फ पढ़ सकता है और कौन उनमें बदलाव कर सकता है, ये सब ओएस की जिम्मेदारी है। एडमिन और गेस्ट अकाउंट की तरह। बिल्कुल, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एडमिन के पास पूरे राज्य की चाबियां हैं, वो कुछ भी बदल सकता है, जबकि गेस्ट सिर्फ एक मेहमान है जिसके अधिकार बहुत सीमित हैं। ये डिजिटल सीमाएं ओएस ही तय करता है। मुझे लगता है कि इन मैनेजर्स की पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है।
जैसे मेरा विंडोज पीसी मेरे दोस्त के मैकबुक से बहुत अलग महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ओएस सिर्फ एक तरह का नहीं होता। सबसे आम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हाँ। ये अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय है। आइकॉन्स पे क्लिक करो और काम हो जाता है। ये उपयोग में बहुत आसान है। फिर आता है लिनक्स। मैंने सुना है ये बहुत शक्तिशाली है और ज्यादातर सर्वर इसी पर चलते हैं और ये ओपन सोर्स है। हाँ, लिनक्स सर्वर की दुनिया का बादशाह है। ये बहुत स्थिर और सुरक्षित माना जाता है। और ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका कोड, मतलब इसकी रेसिपी सबके लिए खुली है। सबके लिए डेवलपर्स मिलकर इसे लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। लेकिन अगर इसका कोड कोई भी देख सकता है, तो क्या इससे ये कम सुरक्षित नहीं हो जाता? कोई भी हैकर इसमें कमजोरियां ढूंढ सकता है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पर ओपन सोर्स कम्युनिटी का मानना ठीक इसके उल्टा है। वो कहते हैं मेनी आईज मेक ऑल बग्स शैलो। मतलब जब हजारों नजरें एक ही कोड को देख रही हों तो कोई भी कमी या खतरा जल्दी पकड़ में आ जाता है और उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। बंद सोर्स कोड में सिर्फ कंपनी के लोग ही कमी ढूंढ सकते हैं। दिलचस्प। और एप्पल का मैक ओएस अपनी बेहतरीन डिजाइन, उपयोग में आसानी और मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है। ये यूनिक्स पर आधारित है, जो लिनक्स का भी कह सकते हैं पूर्वज है। अच्छा, यूनिक्स एक बहुत ही शक्तिशाली मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ओएस है, जो बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बनाया गया था। तो मैक ओएस को विरासत में वो शक्ति और स्थिरता मिली है। हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद क्या होता है, लेकिन उस पहले पल का क्या? जब हम वो पावर बटन दबाते हैं तब क्या होता है? ये सब शुरू कैसे होता है? उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर बंद होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में सो रहा होता है। जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसे बायोस या UEFI कहते हैं जाग जाता है। उसका पहला काम होता है ये जांचना कि सारे जरूरी हार्डवेयर, रैम, कीबोर्ड वगैरह ठीक से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं या नहीं। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कहते हैं। अच्छा, तो पहले हाजिरी लगती है कि सब मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल। और जैसे ये पक्का हो जाता है कि सब ठीक है, वो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी नींद से जगाता है और उसे हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड कर देता है। ओके, कोल्ड और वार्म? हाँ, कोल्ड बूटिंग वो है जब आप पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं, जैसे सुबह ऑफिस आकर अपना पीसी शुरू करना। इसमें वो पूरी हार्डवेयर जांच यानी पोस्ट होती है। और वार्म बूटिंग? वार्म बूटिंग तब होती है जब आप पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। और रीस्टार्ट हमेशा तेज होता है, ऐसा क्यों? वो तेज इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम को पता है कि हार्डवेयर तो पहले से ही ठीक काम कर रहा है। इसलिए वार्म बूटिंग में वो लंबी चौड़ी हार्डवेयर जांच को छोड़ देता है और सीधे ओएस को रैम में फिर से लोड करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे काफी समय बचता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो हाँ। ये साफ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये हमारे कंप्यूटर की आत्मा है। सही बात है। ये एक अदृश्य अथक मैनेजर है जो हमारे हर क्लिक के पीछे सैकड़ों काम चुपचाप करता रहता है। बिल्कुल। प्रोसेस को संभालने से लेकर मेमोरी का जादू दिखाने, फाइलों को सहेजने और हमारी सुरक्षा करने तक, ये सब कुछ संभालता है। और विंडोज, लिनक्स, मैकओएस जैसे अलग अलग प्रकार हमें दिखाते हैं कि अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग समाधान मौजूद है। कोई इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता देता है तो कोई स्थिरता और नियंत्रण को। तो अगली बार जब कोई अपना कंप्यूटर चालू करे तो उस बूटिंग प्रक्रिया के बारे में जरूर सोचे और उस अदृश्य मैनेजर को धन्यवाद कहें जो हमारे डिजिटल जीवन को इतना आसान और सहज बनाता है। तो हमारे सामने आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ नोट्स हैं। ये नोट्स किसी को भी इस विषय की गहरी समझ जल्दी देने के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे रोज के कंप्यूटर अनुभव के पीछे की सोच क्या है, वो डिजाइन फिलॉसफी क्या है जिसने तकनीक को हम सबके घरों तक पहुंचाया। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि विंडोज में क्या क्या है, बल्कि ये जानना है कि ये चीजें क्यों हैं। हम इन आइकनों और मेन्यू से आगे जाकर उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसने कंप्यूटिंग को कुछ विशेषज्ञों के हाथ से निकालकर हम सब तक पहुंचा दिया। तो शुरुआत सबसे बड़े आइडिया से करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI। नोट्स में कहा गया है कि विंडोज एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर यह सिर्फ एक टेक्निकल शब्द से कहीं ज्यादा है ना? अरे बहुत ज्यादा। GUI से पहले कंप्यूटर से बात करने का तरीका था कमांड्स टाइप करना। आपको अपनी बात मनवाने के लिए कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ती थी। GUI ने इस समीकरण को पूरा पलट दिया। उसने कंप्यूटर को हमारी भाषा सिखाने की कोशिश की। हमारी भाषा मतलब तस्वीरों, आइकनों और इशारों की भाषा। अच्छा। आप देखेंगी फोल्डर का आइकॉन सचमुच के ऑफिस फोल्डर जैसा दिखता है, डिलीट करने का आइकॉन कूड़ेदान जैसा। ये क्रांति थी। ये दिलचस्प है, यानी तकनीक को इंसानी बनाने की कोशिश। लेकिन क्या इस आसानी की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? मैंने सुना है कि पुराने कमांड लाइन इंटरफेस बहुत तेज और शक्तिशाली होते थे। तो क्या GUI ने कंप्यूटर को धीमा और क्या कहते हैं कम कुशल नहीं बना दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और उस समय ये एक बड़ी बहस भी थी।
हाँ, ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। एक कमांड लाइन यूजर शायद कुछ सेकंड तेजी से फाइल कॉपी कर लेता होगा, लेकिन GUI ने जो दिया वो स्पीड से कहीं ज्यादा कीमती था। और वो क्या था? पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। इसने कंप्यूटर का डर खत्म कर दिया। अब कोई भी बिना कोई कमांड याद किए बस माउस पकड़कर कंप्यूटर चलाना सीख सकता था। इसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को सचमुच पर्सनल बनाया। और इसी पहुंच ने शायद मल्टीटास्किंग के आइडिया को भी जन्म दिया होगा। एक ही समय में कई काम करना आज हमें बहुत स्वाभाविक लगता है, पर ये हमेशा से ऐसा तो नहीं था। सही कहा, मल्टीटास्किंग सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये आज के काम करने के तरीके को दिखाता है। नोट्स में एक उदाहरण है, जैसे संगीत सुनना, रिपोर्ट लिखना और साथ साथ कुछ रिसर्च के लिए वेब ब्राउज करना। विंडोज इसे मैनेज करने के लिए बहुत चतुराई से काम करता है। यह फोरग्राउंड और बैकग्राउंड टास्क के बीच एक संतुलन बनाता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। फोरग्राउंड टास्क वो एप्लीकेशन है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर है, जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट। बैकग्राउंड टास्क वो हैं जो पर्दे के पीछे चल रहे हैं, जैसे आपका म्यूजिक प्लेयर या कोई बड़ी फाइल जो डाउनलोड हो रही है। अच्छा, तो विंडोज आपके फोरग्राउंड काम को ज्यादा प्राथमिकता और संसाधन देता है ताकि आपको कोई रुकावट महसूस ना हो। और बैकग्राउंड के काम चुपचाप चलते रहते हैं। बिल्कुल। और ये सब इतना सहज है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। इसी सहजता की बात करें तो प्लग एंड प्ले फीचर का जिक्र आता है। मुझे याद है, पुराने दिनों में एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने का मतलब था एक पूरा दिन बर्बाद करना। मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। आपको एक ड्राइवर डिस्क मिलती थी और उम्मीद करनी होती थी कि वो आपके सिस्टम के साथ काम कर जाए। प्लग इन प्ले ने उस पूरी सिरदर्दी को ही खत्म कर दिया है। अब आप कोई डिवाइस जैसे पेन ड्राइव या वेबकैम लगाते हैं और विंडोज उसे पहचान कर उससे बात करने के लिए जरूरी ड्राइवर खुद ही ढूंढकर इंस्टॉल कर लेता है। हाँ, ये ड्राइवर असल में होता क्या है? हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। ड्राइवर एक तरह का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। सोचिए, आपका कंप्यूटर एक भाषा बोलता है और आपका नया प्रिंटर दूसरी। ड्राइवर इन दोनों के बीच दुभाषीय का काम करता है ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। अच्छा, प्लग इन प्ले का मतलब है कि अब आपको ये ट्रांसलेटर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर अपने आप सही ट्रांसलेटर को बुला लेता है। ये तो वाकई कमाल है। इसने हार्डवेयर जोड़ना बहुत आसान बना दिया। और जब एक ही कंप्यूटर को कई लोग इस्तेमाल करते हैं तो यूजर अकाउंट्स का फीचर भी बहुत काम आता है। हाँ, ये सिर्फ फाइलों को अलग रखने के लिए नहीं है, ये सुरक्षा और पर्सनलाइजेशन के लिए भी जरूरी है। हर यूजर का अपना डेस्कटॉप, अपनी सेटिंग्स, अपना वॉलपेपर हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर जैसे एक्सेस लेवल से ये पक्का हो जाता है कि कोई बच्चा या मेहमान गलती से सिस्टम की जरूरी सेटिंग्स ना बदल दे। मतलब एडमिन के पास पूरे घर की चाबियां होती हैं और मेहमान को सिर्फ गेस्ट रूम तक ही पहुंच मिलती है। बिल्कुल। तो GUI ने कंप्यूटर को देखने का तरीका बदला और मल्टीटास्किंग और प्लग इन प्ले जैसे फीचर्स ने उसके साथ काम करने का। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब होता है, हमारा डिजिटल वर्कस्पेस। डेस्कटॉप, टास्क बार, ये सिर्फ स्क्रीन के हिस्से नहीं है, इनके पीछे भी एक डिजाइन सोचें, है ना? बिल्कुल। डेस्कटॉप आपकी काम करने की मेज है, एक वर्क बेंच। आप वही चीजें सामने रखते हैं जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई जरूरी फाइल हो या आपका पसंदीदा सॉफ्टवेयर। ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं और कई प्रोग्राम खोल लेते हैं, तब असली हीरो सामने आता है, टास्क बार। टास्क बार, जो स्क्रीन के नीचे एक पतली सी पट्टी होती है। ये मल्टीटास्किंग को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। आप एक नजर में देख सकते हैं कि क्या क्या खुला है और एक क्लिक में किसी भी प्रोग्राम पर जा सकते हैं। यह सिर्फ एक स्विचिंग टूल से ज्यादा है। यह आपका डैशबोर्ड है। बाईं तरफ स्टार्ट बटन, जो आपके सभी प्रोग्राम्स का दरवाजा है। बीच में आपके चल रहे एप्स और दाईं ओर सिस्टम ट्रे, जो आपको सिस्टम की सेहत के बारे में बताती है, जैसे नेटवर्क कनेक्शन, वॉल्यूम और समय। सही, ये बिना आपके काम में दखल दिए आपको हर जरूरी जानकारी देती रहती है। और अगर हमें कुछ बदलना हो, सिस्टम की गहराई में जाके कुछ सेटिंग्स ठीक करनी हो, तब कंट्रोल पैनल की भूमिका आती है। मुझे हमेशा लगता है कि टास्क मैनेजर और कंट्रोल पैनल में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक आम उलझन है। इसे ऐसे समझते हैं, टास्क मैनेजर एक इमरजेंसी रूम की तरह है। जब कोई प्रोग्राम हैंग हो जाता है या कंप्यूटर धीमा चलने लगता है, तो आप टास्क मैनेजर मतलब Ctrl+Shift+S दबाकर खोल कर देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस समस्या पैदा कर रहा है और उसे वहीं बंद कर देते हैं। प्रोसेस से आपका क्या मतलब है? हर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे चलता है वो एक या एक से ज्यादा प्रोसेस का समूह होता है। टास्क मैनेजर आपको दिखाता है कि ये प्रोसेस आपके कंप्यूटर के दिमाग यानी CPU और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब रैम का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा संसाधन ले रहा है तो आप उसे पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो टास्क मैनेजर तत्काल समस्याओं को सुलझाने के लिए है। हाँ। और दूसरी तरफ कंट्रोल पैनल आपके कंप्यूटर का इंजन रूम है। ये इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने, कस्टमाइज करने के लिए है। ओके, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर हटाना, माउस की स्पीड बदलना या डिस्प्ले की सेटिंग्स एडजस्ट करना। एकदम सही। कंट्रोल पैनल आपको सिस्टम पर नियंत्रण देता है। ये विंडोज की उस फिलॉसफी को दर्शाता है कि कंप्यूटर एक बंद डिब्बा नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसे यूजर अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकता है। चलिए अब काम करने के तरीकों पर आते हैं।
फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करना। नोट्स में कुछ शॉर्टकट कीज का जिक्र है, जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X। ये इतने आम हो गए हैं कि हम शायद ही इनके महत्व के बारे में सोचते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ विंडोज के शॉर्टकट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल डिजिटल भाषा बन गए हैं। आप गूगल डॉक्स में हो, फोटोशॉप में हो या किसी वेबसाइट पे फॉर्म भर रहे हो, ये कमांड्स काम करते हैं। इन्होंने एक डिजिटल मसल मेमोरी बना दी है। और इसी तरह की एक बहुत ही मानवीय सोच रिसाइकिल बिन के पीछे भी है। गलती करना इंसान का स्वभाव है और रिसाइकिल बिन उस गलती को सुधारने का एक मौका देता है। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी नेट है। ये इस समझ पर आधारित है कि डेटा डिलीट करना एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। रिसाइकिल बिन आपको उस फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देता है। ये यूजर की चिंता को कम करने वाला एक डिजाइन फीचर है, लेकिन साथ ही विंडोज उन यूजर्स को भी एक रास्ता देता है जो पूरी तरह निश्चित हैं। आप Shift+Delete की बात कर रहे हैं। हाँ, ये पावर यूजर के लिए है। ये रिसाइकिल बिन को बाईपास करके फाइल को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। ये एक तरह से विंडोज का कहना है, हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके रास्ते से हट भी जाएंगे। इन बुनियादी शॉर्टकट्स के अलावा नोट्स में कुछ और भी बताए गए हैं जो काम करने की रफ्तार को सचमुच बदल सकते हैं, जैसे Win+D जो सारी विंडोज को मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर ले जाता है, या मेरा पसंदीदा Win+E जो सीधे फाइल एक्सप्लोरर खोलता है। फाइल एक्सप्लोरर आपकी डिजिटल दुनिया का नक्शा है, जहां आपकी सारी फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स होती हैं। बार बार दिस पीसी आइकॉन पर क्लिक करने के बजाय Win+E दबाना बहुत समय बचाता है। ये छोटे छोटे सुधार हैं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और Alt+F4 किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को तुरंत बंद करने के लिए। ये सब मिलकर यूजर को ज्यादा कुशल और शक्तिशाली महसूस कराते हैं। सही बात है, ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये आपके और मशीन के बीच की दूरी को कम करने के तरीके हैं। आप मेन्यू में जाकर कमांड ढूंढ नहीं रहे, आप सीधे मशीन को निर्देश दे रहे हैं। तो इन सभी नोट्स और हमारी चर्चा को समेटें तो एक तस्वीर उभरती है। विंडोज सिर्फ फीचर्स का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक फिलॉसफी है, तकनीक को आसान, सुलभ और लचीला बनाने की फिलॉसफी। संक्षेप में कहें तो GUI ने कंप्यूटर से डर खत्म किया, मल्टीटास्किंग ने हमारे काम करने के तरीके को परिभाषित किया, और कंट्रोल पैनल और शॉर्टकट जैसे फीचर्स ने हमें अपनी डिजिटल दुनिया पर नियंत्रण दिया। ठीक है, तो अगला अध्याय है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। ये नाम हम सबने सुना है, शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसकी ताकत को जानते हैं? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आज हम कुछ बहुत ही काम के नोट्स पे एक नजर डालने वाले हैं। ये नोट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट को समझने के लिए एक गाइड की तरह हैं। हमारा मकसद है इसमें से सबसे जरूरी और मजेदार जानकारियों को निकालना। बिल्कुल, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में काम करने की भाषा को समझने जैसा है। मतलब शब्दों, आंकड़ों और विचारों को प्रभावी ढंग से पेश करने की कला। आज हम इसी भाषा के कह सकते हैं व्याकरण को समझेंगे। क्या बात है। तो चलिए इस गाइड के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि MS वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट में ऐसा क्या खास है जो हमारे काम को आसान और बेहतर बना सकता है। तो पहला अध्याय है MS वर्ड। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब आसान भाषा में कहें तो चिट्ठियां, रिपोर्ट्स और रेज्यूमे बनाने का एक डिजिटल कागज। पर असली जादू मुझे लगता है शुरू होता है फॉर्मेटिंग से। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब है अपने लिखे हुए टेक्स्ट को सुंदर और पढ़ने में आसान बनाना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं है। अच्छा, एक अच्छी तरह से फॉर्मेट किया गया डॉक्यूमेंट दिखाता है कि आपने मेहनत की है और आप पढ़ने वाले के समय की इज्जत करते हैं। इससे आपकी बात ज्यादा पेशेवर और असरदार लगती है। मतलब ये एक तरह की साइलेंट कम्युनिकेशन है। ये दिलचस्प है। इसमें ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉन्ट कटाई, साइज, टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना। Ctrl+B और Ctrl+I। हाँ, और फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी है, जिसमें अलाइनमेंट, लाइनों के बीच की जगह, ये सब आता है। बिल्कुल, ये सब मिलकर पढ़ने के अनुभव को बहुत आसान बना देते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे नोट्स में परीक्षा का पसंदीदा विषय कहा गया है, मेल मर्ज। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, मेल मर्ज। ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप एक ही चिट्ठी को अलग अलग नामों और पतों के साथ सैकड़ों लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है ऑटोमेशन की ताकत। ये छोटे बिजनेस या व्यक्तिगत कामों के लिए बहुत शक्तिशाली टूल है। अच्छा, जैसे कि सोचिए, शादी के कार्ड भेजने हो या ऑफिस में सैलरी स्लिप्स बनानी हो, ये घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट जो चिट्ठी का फॉर्मेट है, हाँ, फिर डेटा सोर्स जो कि एक्सेल में बनी एक लिस्ट हो सकती है जिसमें सारे नाम और पते हैं, सही, और फिर आते हैं मर्ज फील्ड्स जहां नाम और पता अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। और इसकी खूबसूरती यही है कि हर इंसान को लगता है कि ये चिट्ठी सिर्फ उसी के लिए लिखी गई है। वो व्यक्तिगत स्पर्श बना रहता है। और हाँ, कुछ शॉर्टकट तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे Ctrl+S से सेव करना, Ctrl+P से प्रिंट करना, और मेरा पसंदीदा Ctrl+J जिससे टेक्स्ट जस्टिफाई होता है। वो दोनों तरफ से एक सीध में दिखता है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही साफ सुथरा लुक देता है। ठीक है, तो वर्ड में हमने अपनी बात कह दी। अब अगला अध्याय है आंकड़ों के जादूगर MS एक्सेल का। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कैलकुलेशंस करना, डेटा को एनालाइज करना और चार्ट्स बनाना। और एक्सेल की दुनिया पहली नजर में थोड़ी डरावनी लग सकती है।
हर तरफ बस डब्बे ही डब्बे। हाँ, सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। रोज, कॉलम्स और सेल्स। रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जिन पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइनें जिन पर अक्षर होते हैं ABC। और जहां एक रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं, जैसे A1। और ये सेल ही एक्सेल की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहीं पर सारा डेटा रखा जाता है और यहीं से सारे विश्लेषण की शुरुआत होती है। एक्सेल की असली ताकत तो इसके फॉर्मूलाज में है, जो हमेशा, ये जरूरी है, बराबर यानी इक्वल्स के निशान से शुरू होते हैं। बिल्कुल। जैसे इक्वल्स A1 प्लस A2। लेकिन कुछ फंक्शंस भी हैं जो बहुत काम के हैं। हाँ, जैसे इक्वल्स सम, ये A1 से लेकर A10 तक के सभी नंबरों को जोड़ देगा। या फिर इक्वल्स एवरेज, जो नंबरों का औसत निकाल देगा। और एक है इक्वल्स इफ फंक्शन, जो एक शर्त लगाता है। हाँ, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है। इक्वल्स इफ ब्रैकेट्स A1 13 33 कॉमा पास कॉमा फेल। अगर सेल A1 में 33 से ज्यादा नंबर हैं तो पास दिखाएगा, नहीं तो फेल। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की याद आ जाती है ना? बिल्कुल। लेकिन अब एक ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जिसे नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, VLOOKUP। हाँ, VLOOKUP, इसका पूरा नाम है वर्टिकल लुकअप। ये करता क्या है असल में? देखिए, ये एक बड़ी सी टेबल में से किसी एक खास जानकारी को ढूंढकर निकालता है। मान लीजिए आपके पास हजारों छात्रों का रिजल्ट है और आपको सिर्फ एक छात्र का रोल नंबर डालकर उसके मार्क्स पता करने हैं। अच्छा, VLOOKUP ये काम चुटकियों में कर सकता है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो ये उसे मैनेज करने के लिए एक सुपर पावर जैसा है? एक तरह से कह सकते हैं, ये आपका डेटा जासूस है। वाह। तो ठीक है, हमने वर्ड में कहानी लिखी, एक्सेल में आंकड़ों से इसे मजबूती दी। अब इस गाइड का अंतिम अध्याय MS पावरपॉइंट। कहानी कहने का मंच। बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन देने का सॉफ्टवेयर है। सेमिनार, लेक्चर, बिजनेस मीटिंग्स, हर जगह काम आता है। अपनी बात को तस्वीरों और टेक्स्ट के साथ दिखाने के लिए। और इसकी मूल इकाई है स्लाइड। हर स्लाइड एक पन्ने की तरह होती है जिस पर आप टेक्स्ट, तस्वीरें या वीडियो डाल सकते हैं। और फिर आते हैं एनिमेशंस, जिनसे स्लाइड की चीजें हिलती डुलती या एक एक करके सामने आती हैं। जैसे एंट्रेंस, एम्फेसिस या एग्जिट एनिमेशन। ये दर्शकों का ध्यान खींचने का एक शानदार तरीका है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एनिमेशन का इस्तेमाल ध्यान खींचने के लिए होना चाहिए, ध्यान भटकाने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। इसका लक्ष्य आपकी बात को बेहतर ढंग से समझाना होना चाहिए, न कि सिर्फ स्पेशल इफेक्ट दिखाना। ज्यादा एनिमेशन बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। अच्छा, पावर पॉइंट में काम करने के कई तरीके यानी व्यूज भी होते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू, जहां आप स्लाइड्स बनाते और एडिट करते हैं। हाँ, ये डिफॉल्ट व्यू है। फिर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जहां सारी स्लाइड्स को एक साथ देखकर उनका क्रम बदल सकते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन का फ्लो देखने के लिए बहुत अच्छा है। और फिर स्लाइड शो व्यू, जो कि फुल स्क्रीन मोड है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा है नोट्स व्यू। अच्छा, क्यों? यहाँ आप हर स्लाइड के लिए अपने नोट्स लिख सकते हैं, जो सिर्फ आपको दिखते हैं, दर्शकों को नहीं। हाँ, ये एक पेशेवर वक्ता के लिए बहुत उपयोगी है। ये आपको बिना कुछ भूले सहजता से अपनी बात रखने में मदद करता है। आपको सब कुछ रटना नहीं पड़ता। तो इन सभी नोट्स का निचोड़ क्या है, अगर हम सार निकालें? MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने और फॉर्मेट करने के लिए। सही। मेल मर्ज, एक साथ कई लोगों को पर्सनलाइज चिट्ठियां भेजने के लिए। एक्सेल, सेल, रो और कॉलम का मिलन बिंदु। डेटा की सबसे छोटी इकाई। और VLOOKUP, बड़ी टेबल से डेटा खोजने के लिए। और पावर पॉइंट, प्रभावी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम नहीं है। ये जानकारी को संभालने का एक पूरा सिस्टम है। एक टेक्स्ट के लिए, एक आंकड़ों के लिए और एक विचारों को विजुअली पेश करने के लिए। सही बात है। इन पर पकड़ होना आज के समय में एक बुनियादी और मैं कहूंगी जरूरी कौशल है। तो हमने इन टूल्स के क्या और कैसे पर तो बात कर ली, लेकिन जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? कोई एक अंतिम विचार? हाँ, एक सवाल जो इन नोट्स को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया वो ये है कि हम सब इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि किस काम के लिए कौन सा टूल सबसे सही है? ये एक अच्छा सवाल है। मैंने लोगों को वर्ड में बड़ी बड़ी टेबल्स बनाते देखा है जिनमें कैलकुलेशंस की जरूरत थी, जो कि असल में एक्सेल का काम है। हाँ, ये मैंने भी देखा है। तो आज का विचार ये है, अगली बार जब कोई नया काम शुरू करें तो 1 मिनट रुककर सोचें, क्या मैं सही टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या इस डेटा को एक्सेल में ले जाने से मुझे कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो वर्ड में छिपी रह जाएंगी? ये एक छोटा सा सवाल है। हाँ, लेकिन ये एक छोटा सा सवाल आपको एक सामान्य यूजर से एक पावर यूजर बना सकता है। नमस्कार, आज हम उस दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके फाउंडेशनल ब्लॉक्स के बारे में सोचते हैं। ये दुनिया है इंटरनेट और नेटवर्किंग की। हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं जो इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज का मिशन है इन सब टेक्निकल टर्म्स के पीछे की कहानी को समझना और ये देखना कि ये सब हिस्से मिलकर उस जादू को कैसे मुमकिन बनाते हैं जिसे हम ऑनलाइन होना कहते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं।
इससे पहले कि हम वर्ल्ड वाइड वेब या गूगल की बात करें, हमें ये समझना होगा कि ये सब जानकारी चलती किस पर है। मतलब ये डिजिटल सड़कें बनती कैसे हैं। मैंने लैन, मैन और वैन जैसे शब्द सुने हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्या ये हमारी शुरुआती पहेली है? बिल्कुल सही जगह से शुरू किया आपने। ये तीनों नेटवर्क के फिजिकल साइज यानी भौगोलिक आकार को बताते हैं। इसे एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। सबसे पहले आता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक बहुत ही लोकल, एक सीमित दायरे का नेटवर्क है। आपका घर, एक ऑफिस की बिल्डिंग या एक स्कूल का कंप्यूटर लैब, ये सब लैन की उदाहरण है। अच्छा, जैसे मेरे घर का वाईफाई जिससे मेरा फोन, लैपटॉप सब जुड़े हैं, वो एक लैन हुआ। बिल्कुल, वो एक छोटा सा लैन ही तो है। ठीक है, तो लैन यानी एक बिल्डिंग या एक कैंपस। इसकी खासियत क्या है? इसकी दो बड़ी खासियतें हैं। एक तो ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि दूरी कम होती है, और दूसरा इसे सेटअप करने का खर्चा भी कम होता है। लेकिन इसकी सीमा यही है कि ये एक बिल्डिंग या कैंपस से बाहर नहीं जा सकता। अब यहीं पर आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, इसका मतलब शहर से है। एग्जैक्टली, मैन एक पूरे शहर को कवर करता है। ये कई अलग अलग लैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए एक बैंक है जिसकी शहर में 10 ब्रांच हैं। हर ब्रांच का अपना एक लैन है। ओके। उन सभी 10 लैंड्स को आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क होगा वो एक मैन होगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शहर का केबल टीवी नेटवर्क। अच्छा हाँ, वो तो पूरे शहर में फैला होता है। समझ गई। तो लैन एक बिल्डिंग है, मैन उस बिल्डिंग का शहर है, तो फिर जाहिर है वैन पूरी दुनिया होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये किसी देश, महाद्वीप या फिर पूरी दुनिया जैसे बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर वैन कौन सा है? खुद इंटरनेट। हाँ, खुद इंटरनेट। इंटरनेट असल में दुनिया भर में फैले अनगिनत लैंड्स और मैन्स का एक विशाल कलेक्शन ही है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो याद रखने के लिए आपकी एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। लैन मतलब बिल्डिंग, मैन मतलब शहर और वैन मतलब दुनिया। ठीक है, तो ये तो हो गया नेटवर्क का ढांचा। अब इन नेटवर्क्स पर जो सबसे बड़ा नाम हम सुनते हैं वो है इंटरनेट। लेकिन मैंने इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट भी सुना है। ये क्या है? क्या ये इंटरनेट के ही कोई प्रकार है? ये बहुत चुनिंदा सवाल है क्योंकि यहीं पर पब्लिक और प्राइवेट का फर्क समझ में आता है। इंटरनेट, जैसा कि हमने अभी बात की, एक ग्लोबल और पब्लिक नेटवर्क है। कोई भी कहीं से भी इससे जुड़ सकता है, एक खुली हुई पब्लिक लाइब्रेरी की तरह। एकदम सही। अब बात करते हैं इंट्रानेट की। यहाँ इंट्रा शब्द का मतलब होता है अंदर। इंटरनेट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई कंपनी या यूनिवर्सिटी का अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट। हाँ, ये इंटरनेट जैसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, वेब ब्राउजर, वेबसाइट्स, लेकिन ये बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद होता है। इसे सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जैसे ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक प्राइवेट क्लब जैसा हुआ। कंपनी का अपना छोटा सा इंटरनेट जो सिर्फ उसके कर्मचारियों के लिए है, जैसे कंपनी का इंटरनल पोर्टल जहां वो अपनी छुट्टियां या सैलरी स्लिप्स देखते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, उस कंपनी को अपने कुछ पार्टनर्स या सप्लायर्स को अपने सिस्टम का थोड़ा सा एक्सेस देना है। मान लीजिए एक कार कंपनी है, उसे अपने टायर सप्लायर को ये जानकारी देनी है कि स्टॉक में कितने टायर बचे हैं, ताकि सप्लायर समय पर और भेज सके। हाँ, अब कंपनी अपना पूरा इंटरनेट तो सप्लायर को नहीं दे सकती, वो तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। और उसे पब्लिक इंटरनेट पे भी नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, यहीं पर आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है जो एक कंपनी के इंटरनेट का कुछ हिस्सा उसके बाहरी पार्टनर्स, वेंडर्स या क्लाइंट्स के लिए खोलता है। तो ये इंटरनेट से ज्यादा खुला है, लेकिन इंटरनेट की तरह पूरी तरह पब्लिक नहीं है। ये दो कंपनियों के बीच एक सुरक्षित डिजिटल पुल की तरह काम करता है। वाह, तो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है, इंट्रानेट एक प्राइवेट ऑफिस है और एक्स्ट्रानेट उस ऑफिस का मीटिंग रूम है जहां बाहरी मेहमान आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। अब जब ये नेटवर्क और उनके प्रकार समझ आ गए हैं, तो इन पर कम्युनिकेशन कैसे होता है? कुछ नियम तो होंगे। मैंने प्रोटोकॉल शब्द सुना है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल का मतलब ही है नियमों का सेट। जैसे सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल और लेन के नियम होते हैं ताकि गाड़ियां आपस में ना टकराएं। वैसे ही नेटवर्क पर डिवाइसेस को आपस में बात करने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे आम प्रोटोकॉल जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, ये तो हर वेबसाइट के पते की शुरुआत में दिखता है। हाँ, जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोलती हैं तो आपका ब्राउजर, जिसे क्लाइंट कहते हैं, और उस वेबसाइट का सर्वर एक दूसरे से HTTP में ही बात करते हैं। यह वेब पेजों की जानकारी ट्रांसफर करने का नियम है। लेकिन HTTP में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? ये सिक्योर नहीं है। इसमें आपका सारा डेटा, जैसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आप कौन सा पेज देख रही हैं, वो सब प्लेन टेक्स्ट यानी साधारण टेक्स्ट में भेजा जाता है। क्या मतलब कोई भी पढ़ सकता है? हाँ, अगर कोई बीच में आपके कनेक्शन को सुन रहा है, जैसे किसी पब्लिक वाईफाई पर, तो वो सब कुछ पढ़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी डरावना है। लेकिन मैं तो ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग भी करती हूँ। वहां तो वेबसाइट के पते में HTTP के आगे एक S लगा होता है और एक ताले का निशान भी बना होता है। उस छोटे से S का क्या मतलब है? वो छोटा सा S ही आज की डिजिटल दुनिया का हीरो है। S का मतलब है सिक्योर। सिक्योर।
HTTPS। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये HTTP का ही अपग्रेडेड सुरक्षित वर्जन है। ये आपके और सर्वर के बीच भेजे जाने वाले सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट मतलब उसे एक ऐसे मजबूत कोड में बदल देता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी कॉफी शॉप के पब्लिक वाईफाई पर एक HTTPS वेबसाइट इस्तेमाल कर रही हूँ तो कोई मेरा डेटा नहीं पढ़ सकता। सही समझिए। वो ताला और HTTPS इस बात की गारंटी है कि आपका कनेक्शन प्राइवेट है। इसीलिए किसी भी वेबसाइट पर जहां आप अपनी कोई भी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी डाल रही हो, हमेशा ये जरूर चेक करें कि वो HTTPS है या नहीं। अच्छा, इसी एस ने ई कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग को इतना भरोसेमंद और बड़ा बनाया है। तो HTTP और HTTPS तो वेब पेज देखने के लिए हो गए। मैंने FTP के बारे में भी पढ़ा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम आता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, FTP का मुख्य काम फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना है। मतलब आमतौर पर एक सर्वर पर। अच्छा, जहां HTTP वेब पेजों को देखने के लिए बना है, वहीं FTP सीधे सीधे फाइलों के लेनदेन के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि आज हमें से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की फाइल शेयरिंग के लिए गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो ज्यादा आसान है। बिल्कुल, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। लेकिन पर्दे के पीछे वेब डेवलपर्स के लिए आज भी FTP अपनी वेबसाइटों को सर्वर पर डालने के लिए एक भरोसेमंद और जरूरी टूल बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेटवर्क है, उस पर बात करने की नियम यानी प्रोटोकॉल्स भी हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसे ज्यादातर लोग इंटरनेट ही समझते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। मुझे हमेशा लगता था कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW एक ही चीज है। क्या ये सच नहीं है? ये शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, इसे ऐसा समझते हैं, इंटरनेट वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सड़कों का पूरा जाल। वहीं वर्ल्ड वाइड वेब या WWW उस जाल पर चलने वाली एक सर्विस है, जैसे कि बस सर्विस। ओह, WWW इंटरनेट पर मौजूद उन सभी वेब पेजों, वेबसाइटों और मल्टीमीडिया कंटेंट का एक कलेक्शन है जिन्हें हम हाइपरलिंक्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब WWW इंटरनेट का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा इंटरनेट WWW नहीं है। बिल्कुल। इंटरनेट पर ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल ट्रांसफर जैसी और भी बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं जो WWW का हिस्सा नहीं है। इंटरनेट हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है, WWW उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। कमाल है। अब इस WWW पर मौजूद जानकारी तक पहुंचने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो है ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स। लेकिन मेरे लिए तो ब्राउजर का होम पेज ही गूगल है। जब मैं क्रोम खोलती हूँ तो मैं सीधे गूगल पर ही तो कुछ खोजती हूँ। तो फिर ब्राउजर और सर्च इंजन अलग कैसे हुए? ये एक और बहुत ही आम कंफ्यूजन है और आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब से काम करते हैं। देखिए, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो आपके कंप्यूटर या फोन पर इंस्टॉल होता है। इसका काम है वेब पेजों को दिखाना। ये HTML कोड को समझकर उसे एक सुंदर दिखने वाले पेज में बदलता है। ब्राउजर एक गाड़ी की तरह है। एक गाड़ी, ठीक है। और सर्च इंजन? सर्च इंजन एक वेबसाइट या एक सर्विस है, जैसे google.com या bing.com। इसका काम है वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद अरबों पेजों में से आपके सवाल का जवाब ढूंढना। तो ब्राउजर वो गाड़ी है जो आपको कहीं भी ले जा सकती है, और सर्च इंजन उस गाड़ी का GPS या मैप है जो आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है। वाह, आप ब्राउजर के बिना सर्च इंजन तक नहीं पहुंच सकते, और सर्च इंजन के बिना वेब पर कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। वाह, ये गाड़ी और GPS वाली एनालॉजी बेहतरीन है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर है यानी गाड़ी, और गूगल सर्च इंजन है यानी GPS। अब ये हमेशा याद रहेगा। हाँ, और सर्च इंजन 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले वो क्रॉलिंग करता है, यानी अपने ऑटोमेटेड बॉट्स भेजकर वेब पर नए नए पेज खोजता है। ओके। फिर वो इंडेक्सिंग करता है, यानी उन सभी पेजों को एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में विषय के हिसाब से सजाता है। और आखिर में जब आप कुछ खोजती हैं तो वो रैंकिंग करता है, यानी अपनी लाइब्रेरी से सबसे रिलेवेंट पेज निकालकर आपको दिखाता है। बहुत खूब। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का एक और बहुत पुराना और जरूरी तरीका है ईमेल। इसमें टू के अलावा CC और BCC के 2 ऑप्शन होते हैं। इनका सही इस्तेमाल क्या है? अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। टू फील्ड में हम उनका नाम डालते हैं जो हमारे संदेश के मेन रेसिपिएंट हैं, जिनसे हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं और जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है CC यानी कार्बन कॉपी। ये पुराने जमाने में टाइपराइटर के नीचे कार्बन पेपर लगाकर कॉपी बनाने जैसा है, यानी बस जानकारी के लिए कॉपी भेज देना। बिल्कुल। CC में हम उन लोगों को रखते हैं जिन्हें हम बस लूप में रखना चाहते हैं। हम उनसे सीधे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि ये बातचीत हो रही है। जैसे अगर एक टीम मेंबर दूसरे को कोई काम दे रहा है तो वो मैनेजर को CC में रख सकता है। CC में जितने भी लोग होते हैं उन सबकी ईमेल आईडी हर कोई देख सकता है। ठीक है। और BCC का क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ब्लाइंड क्यों है? ब्लाइंड इसलिए क्योंकि BCC में रखे गए रेसिपिएंट्स को कोई और नहीं देख सकता। न टू वाले, न CC वाले और न ही दूसरे BCC वाले एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये प्राइवेसी के लिए? हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है एक बार एक कंपनी ने अपने सभी क्लाइंट्स को न्यू ईयर की बधाई भेजने के लिए सबकी ईमेल आईडी CC में डाल दी। नतीजा ये हुआ कि हर क्लाइंट को बाकी सभी क्लाइंट्स की ईमेल आईडी पता चल गई।
एक बहुत बड़ी प्राइवेसी की गलती थी। ओहो, तो उन्हें बीसीसी का इस्तेमाल करना चाहिए था। हाँ, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई न्यूज़लेटर या इनविटेशन भेज रहे हैं और आप नहीं चाहती कि सबकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिक हो, तो हमेशा बीसीसी का इस्तेमाल करें। ये बहुत प्रोफेशनल माना जाता है। सही कहा। और हाँ, ईमेल के साथ हम अटैचमेंट भी भेजते हैं, जैसे पीडीएफ या इमेज। बस ये ध्यान रखना होता है कि ज्यादातर सर्विसेज पर 20-25 MB की एक साइज लिमिट होती है। तो इन सभी बातों का क्या मतलब है? हमने नेटवर्क के ढांचे, लैन, मैन, वैन से शुरू किया, फिर इंटरनेट, इंट्रानेट को समझा, प्रोटोकॉल के नियम देखे, WW और ब्राउजर की दुनिया में गए और ईमेल की बारीकियों को भी जाना। इन सबको मिलाकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर क्या बनती है? बड़ी तस्वीर यह है कि जिस डिजिटल दुनिया में हम इतनी सहजता से रहते हैं, वो कुछ बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नियमों और ढांचों पर बनी है। ये समझना हमें एक बेहतर और ज्यादा जागरूक डिजिटल नागरिक बनाता है। जब आप जानती हैं कि HTTP और HTTPS में क्या अंतर है, तो आप अपनी फाइनेंशियल जानकारी किसी असुरक्षित वेबसाइट पर डालने से बचती हैं। सही बात है। जब आप ब्राउजर और सर्च इंजन का फर्क समझती हैं, तो आप जानकारी को ज्यादा प्रभावी ढंग से खोज पाती हैं। सही बात है। ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बल्कि ये वो टूल किट है जिससे हम इस डिजिटल दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। ये जानने के बाद लगता है कि हम सिर्फ एक पैसिव यूजर नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड यूजर हैं। बिल्कुल। और ये ज्ञान हमें सशक्त बनाता है, हमें ऑनलाइन खतरों से बचाता है और टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। आज की हमारी चर्चा नेटवर्किंग के क्या और कैसे पर थी। हमने इन सभी चीजों की नींव को समझा, लेकिन एक सवाल जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है वो ये है, जैसे जैसे ये नेटवर्क और प्रोटोकॉल विकसित होते जा रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के नियम उनके साथ कैसे विकसित होने चाहिए? आज HTTPS एक मानक है, लेकिन कल की डिजिटल दुनिया के लिए, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें हर डिवाइस में होंगी, सुरक्षा का अगला स्तर क्या होगा और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बनाने वालों की, सरकार की या हम यूजर्स की? आज का हमारा विषय है साइबर सुरक्षा। पता है, जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ ना, साइबर सुरक्षा, तो मेरे दिमाग में सीधे वो हॉलीवुड फिल्मों वाले हैकर्स आते हैं। हाँ, बिल्कुल, अंधेरे कमरे में बैठे हुए। हाँ, जो कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाकर दुनिया बदल रहे होते हैं। हाँ। लेकिन एक श्रोता ने हमें जो नोट्स भेजे हैं, डिजिटल फोर्ट्रेस, अ गाइड टू साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, उन्हें देखकर लगता है कि असल कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, ये अब कोई मतलब दूर की तकनीकी बात नहीं रह गई है। हम सब अपनी जेब में एक सुपर कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं। सही बात है। हमारी बैंकिंग, हमारी बातचीत, हमारी यादें, सब कुछ डिजिटल है। तो इस डिजिटल दुनिया के दरवाजे पर ताला लगाना भी उतना ही जरूरी है ना? डिजिटल दुनिया का ताला, ये अच्छा कहा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इन नोट्स के हिसाब से साइबर सुरक्षा की सबसे सरल परिभाषा क्या होगी? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो साइबर सुरक्षा हमारी डिजिटल संपत्ति, जैसे हमारा फोन, तस्वीरें, बैंक डिटेल्स। हाँ बिल्कुल, इन सबको चोरों और हमलावरों से बचाने का एक तरीका है। इन नोट्स में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। क्या? कि साइबर सुरक्षा हमारे डिजिटल जीवन का सिक्योरिटी गार्ड है। वाह, डिजिटल जीवन का सिक्योरिटी गार्ड, इससे तो बात एकदम साफ हो गई। तो ठीक है, अगर ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसे लड़ना किनसे पड़ता है? इन नोट्स में, अरे बाप रे, वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन, वर्म, कितने डरावने नाम है। ये सब क्या है? और एक तरह से ये डिजिटल दुनिया के विलन ही हैं। ये सभी जो हैं वो मैलवेयर नाम की एक बड़ी गैंग का हिस्सा हैं। मैलवेयर मतलब मिलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसे गलत इरादे से बनाया गया हो। अच्छा। इनका मकसद एक ही होता है, आपके सिस्टम में घुसकर या तो जानकारी चुराना, या उसे खराब करना, या फिर उस पर कब्जा कर लेना। तो मैलवेयर एक पूरी गैंग का नाम है। तो चलिए इस गैंग के सदस्यों से एक एक करके मिलते हैं। सबसे आम नाम जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो है वायरस। ये असल में क्या बला है? वायरस शायद मैलवेयर का सबसे पुराना और क्या कहते हैं, जाना पहचाना रूप है। ये एक छोटे से कोड की तरह होता है जो किसी साफ सुथरी फाइल या प्रोग्राम से चिपक जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इसे फैलने के लिए हमारी मदद चाहिए होती है। हमारी मदद मतलब हम खुद वायरस फैलाते हैं? अनजाने में, हाँ। जैसे हमने कोई अनजान ईमेल अटैचमेंट खोल दिया, या किसी दोस्त से पेन ड्राइव ली जिसमें पहले से वायरस था और उसे अपने कंप्यूटर में लगा दिया, और जैसे ही उस फाइल पर क्लिक किया, एग्जैक्टली, जैसे ही हम उस संक्रमित फाइल को चलाते हैं, वायरस एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो दूसरी फाइलों को भी संक्रमित करना शुरू कर देता है। ये एक परजीवी की तरह है। समझ गए। तो वायरस को फैलने के लिए हमारी एक गलती, एक क्लिक का इंतजार रहता है। लेकिन मैंने सुना है कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खुद दावत देकर अपने सिस्टम में ले आते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे काम की चीज है। क्या ट्रोजन हॉर्स वैसा ही कुछ है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ट्रोजन हॉर्स, इसका नाम ट्रॉय की कहानी वाले उस लकड़ी के घोड़े से आया है और इसका काम भी बिल्कुल वही है। अच्छा। ये बाहर से एक बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर दिखता है, जैसे कोई मुफ्त गेम, कोई फोटो एडिटर, या किसी महंगे सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन। हाँ, हमें लगता है कि वाह क्या बढ़िया चीज मिल गई और हम उसे खुशी खुशी इंस्टॉल कर लेते हैं। और फिर घोड़े के पेट से सैनिक निकलते हैं। बिल्कुल। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक छिपा हुआ कोड होता है जो हमलावर को हमारे कंप्यूटर का दरवाजा खोल देता है।
एक तरह का बैकडोर बना देता है। बाप रे। और यही ट्रोजन को इतना खतरनाक बनाता है। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है। ये हमारी मुफ्त की चीजें पाने की इच्छा का फायदा उठाता है। मतलब ये तकनीक से ज्यादा हमारे मनोविज्ञान से खेल रहा है। सही कहा आपने। ये तो वाकई डरावना है। तो फिर इस गैंग का तीसरा सदस्य वर्म इन दोनों से कैसे अलग है? वर्म, देखिए वर्म इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? इसकी वजह है इसका आत्मनिर्भर होना। जहां वायरस को फैलने के लिए हमारी जरूरत है और ट्रोजन को हमारे भरोसे की, वहीं वर्म को किसी की जरूरत नहीं। मतलब? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये अपनी कॉपी खुद ब खुद बनाता है और फैलता जाता है बिना किसी क्लिक के। ये कैसे मुमकिन है? ये नेटवर्क की सुरक्षा में मौजूद किसी छोटी मोटी कमी, किसी लूप होल का फायदा उठाता है। एक बार ये नेटवर्क में घुस गया तो ये उस नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर्स में अपनी कॉपी भेजना शुरू कर देता है। जंगल की आग की तरह। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि ये नेटवर्क पर इतना ज्यादा ट्रैफिक बना देता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो? वायरस को एक होस्ट फाइल चाहिए, ट्रोजन को हमारा भरोसा चाहिए और वर्म को बस एक खुला नेटवर्क चाहिए। बस अंतर ही इनके प्रभाव को बहुत बड़ा बना देता है। तो इन डिजिटल विलेन से बचने के लिए हमारे पास क्या हथियार है? हमारे डिजिटल हीरो कौन है? चलिए अब सुरक्षा कवच की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम नाम, एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। इसका काम है सिस्टम में घुस चुके या घुसने की कोशिश कर रहे मैलवेयर का पता लगाना, उसे रोकना और उसे हटाना। और ये पता कैसे लगाता है? क्या इसके पास विलेन्स की कोई फोटो एल्बम होती है? हाँ, एक तरह से हाँ। हर मैलवेयर का एक अनोखा कोड होता है जिसे सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर मतलब फिंगरप्रिंट जैसा? बिल्कुल। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास ऐसे लाखों ज्ञात मैलवेयर के सिग्नेचर की एक लिस्ट होती है। जब भी कोई नई फाइल आती है तो ये उसके सिग्नेचर को अपनी लिस्ट से मिलाता है। अच्छा, और इसीलिए एंटीवायरस को बार बार अपडेट करना इतना जरूरी होता है ताकि उसके पास नए विलेन्स के फिंगरप्रिंट्स आते रहें। आपने एकदम सही समझा। बिना अपडेट के एंटीवायरस पुराने चोरों को तो पहचान लेगा, लेकिन नए चोरों के सामने बेअसर रहेगा। इसीलिए रियल टाइम प्रोटेक्शन जरूरी है, जो हर पल नजर रखता है, और साथ ही हफ्ते में एक बार पूरे कंप्यूटर का डीप स्कैन भी करना चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल है, अगर एंटीवायरस इतना अच्छा है तो फिर हमें फायरवॉल की जरूरत ही क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग इन दोनों के काम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। इसे ऐसे समझिए, एंटीवायरस आपके घर के अंदर मौजूद चोर से लड़ता है, लेकिन फायरवॉल आपके घर के मेन गेट पर खड़ा वो गार्ड है जो किसी भी संदिग्ध को अंदर आने ही नहीं देता। अच्छा, तो एंटीवायरस डॉक्टर है जो बीमारी का इलाज करता है और फायरवॉल वो गार्ड है जो बीमारी को घर में घुसने से ही रोकता है। बेहतरीन मिसाल है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक दीवार की तरह काम करता है। ये नेटवर्क पर आने और जाने वाले हर डेटा पैकेट की जांच करता है। अगर कोई डेटा किसी अनजान या खतरनाक जगह से आ रहा है तो फायरवॉल उसे वहीं ब्लॉक कर देता है। तो ये अनाधिकृत पहुंच रोकने के लिए है। सबसे अच्छा तरीका है, और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह का होता है। यहाँ ये समझना वाकई दिलचस्प है कि सुरक्षा एक परत में नहीं बल्कि कई परतों में होती है। जी। अब चलिए एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसे लेकर बहुत भ्रम है, हैकिंग। हम हमेशा इसे एक गलत काम ही समझते हैं, लेकिन इन नोट्स में बताया गया है कि यह हमेशा बुरा नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हैकिंग का सीधा मतलब है किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में उसकी कमियों का फायदा उठाकर घुसना। अब ये काम किस इरादे से किया जा रहा है, यही इसे अच्छा या बुरा बनाता है। मतलब नियत पर निर्भर करता है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी की इजाजत लेकर कानूनी तौर पर उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है ताकि वो सुरक्षा की कमियों का पता लगा सके, तो वो अच्छा है। हाँ, उसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। ये लोग चोर नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं। इन्हें व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर? इनका काम है कंपनी को ये बताना कि देखो आपके दरवाजे खिड़की यहाँ से कमजोर हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो ये अच्छे लोग हैं जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो फिर ब्लैक हैट हैकर्स कौन हुए? ब्लैक हैट हैकर्स वो हैं जिनके बारे में हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा। ये बिना इजाजत के गलत इरादे से किसी के सिस्टम में घुसते हैं। इनका मकसद डेटा चोरी करना, पैसे चुराना या बस सिस्टम को ठप करके मजा लेना होता है। और ये एक साइबर अपराध है। हाँ, और इसके लिए सख्त सजा भी है। तो ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? जब हम साइबर अपराध शब्द सुनते हैं तो ये सिर्फ बड़ी कंपनियों पर हमलों तक ही सीमित नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। साइबर अपराध का मतलब है कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ हो, और इसके सबसे आम शिकार हम जैसे लोग ही होते हैं। जैसे कि? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिशिंग। आपको एक ईमेल या मैसेज आता है जो देखने में बिल्कुल आपके बैंक या किसी शॉपिंग वेबसाइट जैसा लगता है। हाँ, आते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपने कोई इनाम जीता है और उसे ठीक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो असली जैसी दिखती है। वहां आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालते हैं और बस वो जानकारी सीधे हैकर तक पहुंच जाती है। हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 90% से ज्यादा डेटा ब्रीच की शुरुआत एक साधारण फिशिंग ईमेल से होती है। 90%? सिर्फ एक खराब ईमेल की वजह से? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। ये सब सुनकर तो डर लगता है।
तो सुरक्षित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई सुरक्षा मंत्र है? अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, हमारी अपनी आदतों में। अच्छा, हाँ, इन नोट्स में कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम दिए गए हैं। सबसे पहला और जरूरी है एक मजबूत पासवर्ड। सिर्फ नाम या परंदनाल नहीं? उसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ होना चाहिए। और मैंने सुना है कि हर वेबसाइट के लिए एक ही पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अगर एक जगह चोरी हुई तो सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाएंगे। सही बात है। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें और सार्वजनिक वाईफाई पर, जैसे कैफे या एयरपोर्ट पर। हाँ, वहां कभी भी बैंकिंग या कोई भी संवेदनशील काम ना करें। और एक चीज जो आजकल बहुत आम हो गई है, ओटीपी। हाँ, और ये सबसे जरूरी नियम है। अपना ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कभी किसी के भी साथ शेयर ना करें। कभी नहीं। कोई भी बैंक या कंपनी आपको फोन करके आपका ओटीपी नहीं पूछेगी। अगर कोई पूछ रहा है तो वो फ्रॉड है। इन नोट्स में एक सुनहरा नियम दिया गया है जो हम सबको याद रखना चाहिए। क्लिक करने से पहले सोचें। थिंक बिफोर यू क्लिक। हाँ, ये एक छोटी सी आदत हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए, अगर हमें इस पूरी बातचीत को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, जैसे परीक्षा से पहले रिवीजन नोट्स बनाते हैं। हाँ, इन नोट्स में एक एग्जाम वन लाइनर्स सेक्शन भी है। अच्छा, तो वो क्या है? चलिए इसे देखते हैं। पहला, वायरस एक तरह का मैलवेयर है जिसे फैलने के लिए हमारी मदद चाहिए। ठीक है। दूसरा, ट्रोजन काम का सॉफ्टवेयर होने का नाटक करता है पर होता खतरनाक है। तीसरा, वर्म सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है, ये नेटवर्क के जरिए खुद फैलता है। ओके। चौथा, एंटीवायरस सिस्टम के अंदर के खतरों को ढूंढकर हटाता है। और पांचवा, फायरवॉल नेटवर्क के गेट पर बैठकर बाहरी खतरों को रोकता है। सही। छठा, एथिकल हैकिंग कानूनी है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए की जाती है। और सातवां, साइबर अपराध एक दंडनीय अपराध है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इस जानकारी से लैस होकर कोई भी अपनी डिजिटल दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। बिल्कुल। अब जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में बात की, लेकिन एक और श्रेणी भी है, ग्रे हैट हैकर्स, जो इन दोनों के बीच काम करते हैं। वे बिना अनुमति के किसी सिस्टम में कमी ढूंढते हैं जो कि अवैध है, लेकिन उसका फायदा उठाने के बजाय वे कंपनी को उसके बारे में बताते हैं, कभी कभी एक इनाम के बदले में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सार्वजनिक भलाई और नियमों को तोड़ने के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प परीक्षा केंद्रित नोट्स हैं, लेकिन ये एसक्यूएल और डेटाबेस की दुनिया में एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। और आज का हमारा गोल सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, है ना? हम एक कहानी की तरह इसे समझेंगे, एक छोटे से डेटा पॉइंट की कहानी। वो कैसे वो एक मीनिंगफुल जानकारी बनता है और फिर कैसे एक पूरा डिजिटल सिस्टम उसे संभालता है। बेसिकली हम ये समझने वाले हैं कि जब हम ऐप पर एक बटन क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे नोट्स कहते हैं डेटा और सूचना अलग है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने अभी एक पिज्जा ऑर्डर किया, उस एक क्लिक में क्या क्या डेटा जनरेट हुआ होगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। उस एक क्लिक में कच्चे बिखरे हुए फैक्ट्स की एक पूरी लिस्ट तैयार हुई। जैसे कि पनीर टिक्का मीडियम साइज 1, फिर आपका पता, शाम 7:30 बजे, ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा। अभी ये सब अलग अलग शब्द हैं, इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता नहीं है। एक क्या है? एक पिज्जा या एक कोल्ड ड्रिंक? हाँ, और शाम 7:30 किया है, ऑर्डर करने का टाइम या डिलीवरी का, ये है कच्चा डेटा, रॉ फैक्ट्स। मतलब ये बस बिखरे हुए मोती हैं और धागा अभी तक नहीं डाला गया है। तो फिर ये सूचना या इन्फॉर्मेशन कब बनता है? जब सिस्टम उस पे कॉन्टेक्स्ट का धागा पिरोता है। जब वो इन बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है, उन्हें एक स्ट्रक्चर देता है, तब ये सूचना बनती है। सिस्टम को पता है कि पनीर टिक्का एक प्रोडक्ट है, एक उसकी क्वांटिटी है, और मेरा पता डिलीवरी लोकेशन है। बिल्कुल। अब ये बिखरा हुआ डेटा नहीं रहा, अब ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल ऑर्डर बन गया है। यही डेटा और सूचना का मूल अंतर है, कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के डेटा बस शोर है। समझ गई। तो डेटा इनपुट है और एक वेल प्रोसेस्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ जो आउटपुट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन है। चलिए, तो अब हमारे पास ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग रोज ऑर्डर कर रहे हैं। ये लाखों ऑर्डर्स कहाँ जाते हैं? इन्हें किसी फोल्डर में वर्ड फाइल्स की तरह तो नहीं रख सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। और यही पर डेटाबेस की एंट्री होती है। डेटाबेस को आप एक विशाल सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल गोदाम की तरह समझ सकते हैं। एक डिजिटल गोदाम? हाँ, ये सिर्फ डेटा का ढेर नहीं है, बल्कि संबंधित डेटा का एक व्यवस्थित कलेक्शन है। तो आपका पिज्जा ऑर्डर कस्टमर टेबल में आपकी जानकारी के साथ, मेन्यू टेबल में पिज्जा की जानकारी के साथ और ऑर्डर्स टेबल में इस ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ जाकर जुड़ जाएगा। सब कुछ अपनी सही जगह पर एक दूसरे से लिंक्ड। ठीक है, तो डेटाबेस वो गोदाम है, लेकिन इतने बड़े गोदाम को मैनेज कौन करता है?
मतलब अगर मुझे कोई खास सामान चाहिए तो मैं किसे पूछूंगी? क्या मैं खुद जाकर लाखों शेल्फ्स में ढूंढना शुरू कर दूंगी? नहीं, और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा आता है डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS। हाँ, अगर डेटाबेस एक लाइब्रेरी है तो डीबीएमएस एक बहुत ही काबिल लाइब्रेरियन है। आप खुद जाकर किताबों के ढेर में नहीं खोते, आप लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। अच्छा। वो लाइब्रेरियन जानता है कि कौन सी किताब कहाँ है, उसे कैसे निकालना है, ये पक्का करता है कि कोई और उसके पन्ने ना फाड़ दे, और जब आप किताब वापस करें तो उसे सही जगह पर रखे। डीबीएमएस आपके और डेटाबेस के बीच ठीक यही काम करता है। ओके, ये एनालॉजी तो बहुत काम की है। हाँ। तो ये लाइब्रेरियन यानी DBMS इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट क्यों था? हमारे नोट्स में एक पॉइंट है जिसे परीक्षा का पसंदीदा कहा गया है, DBMS की तुलना पुराने फाइल सिस्टम से। उस पुरानी दुनिया में क्या गड़बड़ थी? बहुत कुछ। आप कल्पना कीजिए 1970s के दशक का एक बैंक। डीबीएमएस के आने से पहले आप अपना पता बदलवाने जाते हैं, क्लर्क एक रजिस्टर में आपका नया पता लिख देता है, लेकिन आपके लोन डिपार्टमेंट का रजिस्टर अलग है, क्रेडिट कार्ड का अलग, और मंथली स्टेटमेंट भेजने वाली टीम के पास अपनी अलग लिस्ट होगी। एग्जैक्टली। तो क्लर्क सिर्फ अपने रजिस्टर में पता बदलता है, बाकी जगह पुराने पता रह जाता है। ओहो, मैं समझ गए। अगले महीने लोन की रिमाइंडर पुराने पते पर चली जाएगी, क्रेडिट कार्ड का बिल कहीं और अकाउंट स्टेटमेंट कहीं और। मतलब एक ही कस्टमर के 3 अलग अलग पते सिस्टम में मौजूद हैं। ये तो पूरा केओस है। बिल्कुल, यही फाइल सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या थी। डेटा रिडंडेंसी, यानी एक ही जानकारी का कई जगह होना, और डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब उन कॉपीज का आपस में मैच ना करना। सिक्योरिटी तो समझिए थी ही नहीं, कोई भी फाइल खोल सकता था, और कुछ ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा। सही कहा। डीबीएमएस की आंकल कहा, नहीं, अब से जानकारी का सिर्फ एक ही स्रोत होगा, अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। अगर पता बदलेगा तो वो एक ही सेंट्रल जगह पर बदलेगा और हर डिपार्टमेंट को वही अपडेटेड जानकारी मिलेगी। इसने बिजनेस चलाने का तरीका ही बदल दिया। MySQL, Oracle, SQL सर्वर, ये सब आज के दौर के वही शक्तिशाली लाइब्रेरियंस हैं। वाह, तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यही असली गेम चेंजर था। ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के बारे में नहीं था, ये उस डेटा पर भरोसा करने के बारे में था। ठीक है, तो हमारे पास लाइब्रेरी, डेटाबेस है, लाइब्रेरियन, डीबीएमएस भी है। अब मुझे यानी यूजर को उस लाइब्रेरियन से बात करनी है। उसकी भाषा क्या है? मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मुझे पिछले महीने के सारे पिज्जा ऑर्डर्स की लिस्ट चाहिए? उसके लिए एक स्टैंडर्ड भाषा बनाई गई जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। हाँ, एसक्यूएल। ये डेटाबेस से बात करने की अंग्रेजी की तरह है, समझ लीजिए। आप एसक्यूएल में अपने सवाल या कमांड लिखते हैं, डीबीएमएस उसे समझता है और डेटाबेस से जानकारी लाकर आपको देता है। तो SQL सीखने के लिए इसकी ग्रामर समझनी होगी। हमारे नोट्स में टेबल, रो और कॉलम का जिक्र है, ये क्या है? इसे उसी लाइब्रेरी वाली एनालॉजी से ही समझते हैं। एक टेबल लाइब्रेरी के एक बड़े रजिस्टर की तरह है, जैसे कस्टमर्स का एक रजिस्टर, ऑर्डर्स का दूसरा रजिस्टर। ओके। उस रजिस्टर में हर एक लाइन यानी रो या रिकॉर्ड एक अकेली एंट्री होती है। जैसे कस्टमर्स रजिस्टर में एक लाइन आपकी पूरी जानकारी होगी, आपका नाम, फोन नंबर, पता। ठीक है। और उस लाइन के अंदर अलग अलग खाने यानी कॉलम या फील्ड एक खासियत को बताते हैं, जैसे नेम का कॉलम, फोन नंबर का कॉलम। तो टेबल रजिस्टरों का कलेक्शन है जो पंक्तियों और स्तंभों में बटा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो चलिए एक छोटा सा सिनेरियो करते हैं। मैं रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ और मुझे कुछ काम करने हैं। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या चाहिए, आप बताइए कि SQL में मेरा लाइब्रेरियन यानी DBMS इसे कैसे समझेगा। तैयार? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे आज रात के सारे ऑर्डर्स की लिस्ट देखनी है जो अब तक आए हैं। आसान है, आप एक सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आपकी क्वेरी कुछ ऐसी होगी, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इक्वल्स टू आज की तारीख। इसका मतलब है ऑर्डर्स वाले रजिस्टर से मुझे वो सारी लाइनें दिखाओ जहां ऑर्डर की तारीख आज की है। बढ़िया। अब देखिए, अभी एक नया ऑनलाइन ऑर्डर आया है, सिस्टम में एक नई एंट्री करनी है। आपके ऐप के बैकएंड में ऑटोमेटिकली एक इंसर्ट कमांड चलेगा, कुछ ऐसा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कस्टमर आईडी, पिज्जा टाइप, क्वांटिटी, वैल्यूज 123, मार्गरेटा 2। ये डीबीएमएस को बताता है कि ऑर्डर्स रजिस्टर में एक नई लाइन जोड़ दो इन डिटेल्स के साथ। अरे, उस कस्टमर का भी फोन आया, उसे अपने ऑर्डर में कोल्ड ड्रिंक भी जुड़वानी है, मतलब मुझे मौजूदा ऑर्डर को बदलना है। तो अब आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट ऑर्डर्स सेट एक्स्ट्रा आइटम इक्वल्स टू कोक वेयर ऑर्डर आईडी इज XYZ। ये डीबीएमएस को निर्देश है कि ऑर्डर्स रजिस्टर में जाओ, XYZ वाला ऑर्डर ढूंढो और उसके एक्स्ट्रा आइटम वाले कॉलम में कोक लिख दो। ओह, बहुत बुरा हुआ, कस्टमर ने पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया है। अब इसे सिस्टम से हटाना होगा और इसके लिए है डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू XYZ। बस वो रिकॉर्ड डेटाबेस से हमेशा के लिए हट गया। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। हाँ, ये 4 कमांड्स SQL की रीड हैं, इन्हीं से लगभग सारा काम होता है। ये तो बहुत पावरफुल है। 4 सीधे साधे कमांड से आप इतने बड़े डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नोट्स में
DDL, DML जैसे कुछ और शब्द भी हैं, क्या वो भी महत्वपूर्ण है? हाँ, वो एसक्यूएल की ग्रामर के नियम समझने जैसा है। ये एक वैचारिक वर्गीकरण है जो परीक्षाओं के लिए जरूरी होता है। सोचिए, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का काम है लाइब्रेरी की संरचना बनाना, जैसे नए रजिस्टर टेबल बनाना या पुराने हटाना। स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, फिर DML का काम है उन रजिस्टरों के अंदर लिखना मिटाना, यानी हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड्स। DQL सिर्फ पढ़ने और सवाल पूछने के लिए है, जिसमें सेलेक्ट आता है। और DCL ये तय करता है कि किस यूजर को कौन सा रजिस्टर देखने की इजाजत है, मतलब सिक्योरिटी। ये सब हैं SQL ही, बस उनके काम के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम अपने पिज्जा ऑर्डर की उस यात्रा को फिर से देखें तो पूरी तस्वीर अब साफ हो जाती है। सब कुछ शुरू हुआ कच्चे डेटा से। पनीर टिक्का, एक मेरा पता। सिस्टम ने उसे प्रोसेस करके मीनिंगफुल सूचना यानी एक ऑर्डर बनाया। उस ऑर्डर को एक ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस में स्टोर किया गया। उस डेटाबेस को एक इंटेलिजेंट DBMS मैनेज कर रहा है, और हम यानी यूजर्स SQL भाषा का इस्तेमाल करके उस DBMS से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं या बदल सकते हैं। ये तो एक पूरी इकोसिस्टम है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही मजबूत और तार्किक सिस्टम है। ये आज की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव है। जब आप कोई फ्लाइट बुक करते हैं, या अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, या सोशल मीडिया पर कोई पुरानी फोटो ढूंढते हैं, तो आप अनजाने में इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक SQL क्वेरी पर्दे के पीछे अरबों रिकॉर्ड्स में से आपका एक रिकॉर्ड मिलीसेकंड में ढूंढ कर ला रही होती है। वाकई कमाल है। आज की चर्चा में हमने कुछ परिभाषाओं से कहीं ज्यादा समझा। हमने एक सिस्टम के जन्म की वजह, उसकी जरूरत और उसके काम करने के तरीके को देखा। हमने देखा कि कैसे डेटा सिर्फ एक शुरुआत है, असली शक्ति उसे सही तरीके से व्यवस्थित और सुलभ बनाने में है। तो आज हमें क्लिक के सफर को समझने वाले हैं। जब आप स्क्रीन पर कोई बटन दबाते हैं या जैसे कोई ऐप खोलते हैं, तो उस एक एक्शन के पीछे की पूरी कहानी क्या है? वो कहानी असल में सिर्फ 2 नंबरों से शुरू होती है, 0 और 1। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें सीधे कंप्यूटर की आत्मा तक ले जाती है, और आज हम इसी डिजिटल दुनिया की भाषा, उसके ग्रामर और उसके ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। ये बिल्कुल सही तरीके से देखने का। लोग अक्सर सोचते हैं कि कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और वो हैं भी, लेकिन उनकी बुनियाद हैरान करने वाली हद तक सरल है। अच्छा। हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे इंसानी शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, पर हर कोशिका कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों पर काम करती है। आज हम कंप्यूटर के उन्हीं बुनियादी नियमों को समझने जा रहे हैं कि आखिर एक मशीन सोचती कैसे है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत भाषा से करते हैं। हम इंसान हजारों भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, बाइनरी। तो सवाल ये है कि इतनी आधुनिक मशीन, इतनी सरल, सिर्फ 2 अंकों वाली भाषा का इस्तेमाल क्यों करती है? इसका जवाब कंप्यूटर के डिजाइन में ही छिपा है, उसके हार्डवेयर में। हार्डवेयर में? हाँ, कंप्यूटर बिजली से चलते हैं, और बिजली के लिए सबसे भरोसेमंद 2 ही अवस्थाएं होती हैं, करंट ऑन है या ऑफ है। अच्छा, ऑन या ऑफ? बस, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑन को कंप्यूटर 1 मान लेता है और ऑफ को 0। इसी को बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसका बेस या कह सकते हैं रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही अंक हैं। बिल्कुल। जबकि हम इंसानों का डेसिमल सिस्टम बेस 10 है, क्योंकि हमारे पास 0 से 9 तक माया 10 उंगलियों की तरह 10 अंक हैं। ठीक है, तो डेसिमल हमारी भाषा है और बाइनरी कंप्यूटर की। ओके। लेकिन मैंने ऑक्टल जो बेस 8 है और हेक्साडेसिमल बेस 16, इनके बारे में भी सुना है। ठीक। जब कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, तो हमें इन अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम कंप्यूटर के लिए बने ही नहीं है। क्या? तो फिर किसके लिए है? वो हम इंसानों के लिए, खासकर प्रोग्रामर्स की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। कल्पना कीजिए, आपको स्क्रीन पर एक लंबी बाइनरी संख्या देखनी है, कुछ ऐसी 1110 110 110 10 1116। अरे बाप रे। इसे पढ़ना, याद रखना या इसमें कोई गलती ढूंढना, मतलब लगभग नामुमकिन है, सिर चकरा जाएगा। हाँ, ये तो बस 1 और 0 का झुंड लग रहा है। बिल्कुल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इसी झुंड को एक छोटे इंसानों के पढ़ने लायक रूप में लिखने का तरीका है। ये एक तरह का शॉर्टकट है। शॉर्टकट? हाँ, मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी, तो ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स देखकर मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। फिर किसी ने हेक्साडेसिमल का शॉर्टकट समझाया, और लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में बत्ती जला दी हो। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे हम 1 करोड़ लिखने के लिए 1 के बाद 7 शून्य नहीं लगाते, बल्कि सीधे 1 करोड़ लिख देते हैं। ये बस हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और हेक्साडेसिमल तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। अगली बार जब आप किसी वेबसाइट पर अपने पसंदीदा रंग का कोड देखें, मान लीजिए #FF5733, हाँ, देखा है मैंने, जो एक तरह का नारंगी रंग है, तो आप असल में एक ही पल में कई भाषाओं में बात कर रहे होते हैं। हैशटैग कंप्यूटर को बताता है कि ये एक रंग है। FF57 और 33 इंसानों के लिए लिखे गए हेक्साडेसिमल शॉर्टकट हैं, और कंप्यूटर इन सबको बाइनरी में बदलता है। एग्जैक्टली। और फिर स्क्रीन पर वो खूबसूरत नारंगी रंग दिखा पाता है। ये एक पल में होने वाला मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन है। ये तो कमाल है। मतलब हेक्साडेसिमल एक तरह से
ट्रांसलेटर है जो इंसान और मशीन के बीच काम करता है। अब ये जो एक सिस्टम से दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है, ये भी काफी दिलचस्प लगती है, जैसे बाइनरी को ऑक्टल या हेक्सा में बदलना। और ये उस शॉर्टकट की वजह से बहुत आसान है, क्योंकि 8 जो है वो 2 की तीसरी घात है, 2 क्यूब, और 16 2 की चौथी घात, 2 4। बिल्कुल। तो एक आसान सी ट्रिक काम करती है। बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए आप बाइनरी नंबर को दाईं ओर से 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं, 3 के ग्रुप में, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4-4 के ग्रुप में। जैसे मान लीजिए 1111011101 को हेक्सा में बदलना हो तो आप 1110 और 1101 के 2 ग्रुप बनाएंगे। अब 1110 का मतलब डेसिमल में 14 होता है, जो हेक्सा में ई है, और 1101 का मतलब 13 होता है, जो डी है। तो ये बन गया ईडी, बस हो गया। तो ये तो हुई कंप्यूटर की भाषा, उसका शब्दकोश। लेकिन सिर्फ शब्द जानने से कुछ नहीं होता, वाक्य बनाने के लिए ग्रामर भी चाहिए। तो कंप्यूटर का व्याकरण क्या है, वो निर्णय कैसे लेता है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं से हम कंप्यूटर के दिमाग में प्रवेश करते हैं। कंप्यूटर का व्याकरण है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक? हाँ, ये जॉर्ज बूल नाम के एक गणितज्ञ ने 19वीं सदी में बनाया था। ये एक ऐसा तर्क है जिसमें हर चीज सिर्फ 2 ही मानों में सिमट जाती है, सत्य यानी ट्रू या असत्य यानी फॉल्स। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो 1 या 0। बिल्कुल। मतलब कंप्यूटर का पूरा निर्णय लेने का सिस्टम बस हाँ या नहीं पर आधारित है। हाँ, इतना सिंपल? हाँ बिल्कुल। और ये पूरा सिस्टम सिर्फ 3 बुनियादी ऑपरेशनों पर चलता है। इन्हें हम डिजिटल दुनिया के परमाणु कह सकते हैं। परमाणु, ठीक है, बताइए। पहला है एंड। एंड कहता है कि नतीजा ट्रू तभी होगा जब सारे इनपुट ट्रू हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वेबसाइट लॉगिन। अच्छा। आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों सही डालने पड़ते हैं ना? हाँ। एक भी गलत हुआ तो दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ, ये समझ गई, दोनों सही होने चाहिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है और थोड़ा उदार है। वो कहता है कि नतीजा ट्रू हो जाएगा अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू हो। कोई भी एक? हाँ। सोचिए, किसी सेल में आपको डिस्काउंट तब मिलेगा जब या तो आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास एक कूपन कोड हो। दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो गई तो आपका काम बन गया। ठीक है, एंड में सब जरूरी और में कोई एक। हाँ। और तीसरा सबसे सीधा है नॉट। ये बस जो भी इनपुट है उसे पलट देता है। मतलब अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा। जैसे लाइट ऑन है का नॉट होगा लाइट ऑन नहीं है। मतलब सिर्फ ये 3 नियम, एंड और नॉट, इन्हीं से कंप्यूटर के सारे जटिल फैसले लिए जाते हैं। ये सोचने में भी अजीब लगता है। ये अजीब जरूर है पर सच है। ये 3 ऑपरेटर डिजिटल दुनिया के परमाणु हैं। इनसे मिलकर लॉजिक गेट्स बनते हैं, लॉजिक गेट से मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं, और करोड़ों सर्किट मिलकर वो प्रोसेसर बनाते हैं जो हमारे फोन या लैपटॉप में है। वाह। हर एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो एक प्रोग्रामर लिखता है, हर एक फैसला जो आपका कंप्यूटर लेता है, वो इन्हीं 3 परमाणुओं पर खड़ा होता है। तो हमने कंप्यूटर की भाषा समझ ली, जो है नंबर सिस्टम, और उसकी ग्रामर भी, यानी बूलियन लॉजिक। अब उस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था। अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं इन नियमों को एक स्ट्रक्चर कैसे दूंगी? यहीं पर फ्लो चार्ट्स की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम का आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। कोई भी अच्छा इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, ताकि उसे पता हो कि कौन सी चीज कहाँ होगी। हाँ, और सब कुछ सही तरीके से जुड़ेगा या नहीं। फ्लो चार्ट प्रोग्रामर के लिए वही काम करता है। ये कोड की एक एक लाइन लिखने से पहले पूरे लॉजिक को तस्वीरों के जरिए कागज पर उतारने का तरीका है। और मैंने देखा है कि इसमें अलग अलग आकृतियों का मतलब भी अलग अलग होता है, सही है? हाँ, ये एक स्टैंडर्ड विजुअल भाषा है। ओवल यानी अंडाकार आकृति का मतलब होता है स्टार्ट या एंड। पैरेललोग्राम का मतलब है इनपुट या आउटपुट, मतलब यूजर से कुछ लेना या उसे कुछ दिखाना। बिल्कुल। आयत यानी रेक्टेंगल का मतलब है कोई प्रोसेस या कैलकुलेशन करना, जैसे a+b। और सबसे जरूरी है डायमंड की आकृति। डायमंड, वो क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि डायमंड वो जगह है जहां बूलियन लॉजिक काम में आता है। ये निर्णय लेने का प्रतीक है। अच्छा, फैसला लेने की जगह। हाँ, यहां से हमेशा 2 रास्ते निकलते हैं, हाँ यानी यस या नहीं यानी नो। यहीं पर प्रोग्राम सोचता है। चलिए उसी लॉगिन वाले उदाहरण का फ्लो चार्ट सोचते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट का ओवल होगा, फिर एक पैरेललोग्राम जिसमें लिखा होगा यूजर से आईडी और पासवर्ड लो। इसके बाद आएगा हमारा डायमंड, फैसला लेने वाला डायमंड। हाँ, जिसके अंदर सवाल होगा क्या आईडी और पासवर्ड सही हैं? अब यहां से 2 रास्ते निकलेंगे। अगर जवाब हाँ है तो वेलकम स्क्रीन। सही। एक रास्ता एक आयत की ओर जाएगा जिसमें लिखा होगा वेलकम स्क्रीन दिखाओ। अगर जवाब नहीं है तो दूसरा रास्ता एक दूसरे आयत की ओर जाएगा जिसमें लिखा होगा एरर मैसेज दिखाओ। और फिर दोनों रास्ते आकर मिल जाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में एंड के ओवल पर आकर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। वाह, इसने तो पूरे प्रोसेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलेगा और कहां पर क्या फैसला लिया जाएगा। और यही इसकी खूबी है, ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। इसे देखकर भारत का प्रोग्रामर हो या ब्राजील का,
कोई भी समझ सकता है कि लॉजिक क्या है और फिर उसे अपनी पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा में कोड कर सकता है। के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड किया। हमने देखा कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है, लेकिन इंसानों की सहूलियत के लिए हेक्साडेसिमल जैसे शॉर्टकट बनाए गए हैं। फिर हमने उसकी ग्रामर यानी बूलियन लॉजिक को समझा, जिसके सिर्फ 3 परमाणु एंड और नॉट हर डिजिटल फैसले की नींव है। और अंत में हमने देखा कि फ्लो चार्ट कैसे इस पूरे लॉजिक का एक विजुअल ब्लूप्रिंट तैयार करता है। यह एक बेहतरीन सारांश है और जानते मैं इसे एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जो कुछ भी बात की वो क्लासिकल कंप्यूटिंग की बुनियाद है, जहां सब कुछ निश्चित है, या तो 1 या 0, हाँ या नहीं। बिल्कुल फिक्स। हाँ, लेकिन अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में कदम रख रहे हैं, जहां क्यूबिट्स एक ही समय में 1 और 0 दोनों हो सकते हैं। यह सरल बाइनरी तर्क जिसकी हमने आज चर्चा की वो नींव है जिस पर सब कुछ बना है। पर तर्क का भविष्य कैसा दिख सकता है जो नियम खुद ही फिर से लिखे जा रहे हो। आज की दुनिया में हम हर रोज कुछ शब्द सुनते हैं, क्लाउड, एआई, आईओटी, मशीन लर्निंग। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब अलग हैं ही नहीं? क्या हो अगर ये सब एक ही बहुत बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं, एक ऐसी मशीन जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं? ये सोचने का बहुत दिलचस्प तरीका है और काफी हद तक सही भी है। ये टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं करती, ये एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इन्हें अलग अलग समझने की बजाय क्यों ना हम आज इन्हें जोड़कर देखें। सोचिए कि हम आज स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अच्छा, तो आज हम एक डिजिटल शहर के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। बिल्कुल, और हमारे आज के 5 विषय ही वो ब्लूप्रिंट हैं। हम देखेंगे कि एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे एक साथ फिट होते हैं। तो आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं समझेंगे, हम एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। ये मजेदार होने वाला है। तो हमारे शहर के ब्लूप्रिंट के 5 हिस्से हैं। पहला क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे आईओटी कहते हैं, और आखिर में ई गवर्नेंस। ठीक है, तो आर्किटेक्ट साहिबा, किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल पावर ग्रिड और एक बहुत ताकतवर दिमाग की जरूरत होती है। क्या हमारे डिजिटल शहर के लिए ये काम क्लाउड कंप्यूटिंग करता है? मैं इसे हमेशा गूगल ड्राइव जैसी ऑनलाइन स्टोरेज से जोड़कर देखता था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। बहुत ज्यादा बड़ा। गूगल ड्राइव तो बस एक ट्रेलर है। क्लाउड कंप्यूटिंग की असली क्रांति फाइल स्टोर करने में नहीं है, उसकी क्रांति है पावर के लोकतंत्रीकरण में, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर। सोचिए, 15-20 साल पहले अगर आपको एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम चाहिए था तो आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सर्वर खरीदने पड़ते थे। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के बस की बात थी। और अब 2 लोगों का एक छोटा सा स्टार्टअप भी अमेज़न या गूगल से कुछ घंटों के लिए उतना ही कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले सकता है जितना एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास है। आप एक फाइल कैबिनेट नहीं, एक पूरी सुपर कंप्यूटर फैक्ट्री किराए पर ले रहे हैं। यही असली गेम चेंजर है। बिजनेस को अब कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भारी निवेश नहीं करना पड़ता। वे ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल पर काम कर सकते हैं। जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। वाह, ये तो पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल देता है। लेकिन इसमें ये जो शब्द आते हैं IaaS, PaaS, SaaS, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, इसका एक बहुत मजेदार तरीका है। सोचिए, आपको पिज्जा बनाना है। पहला ऑप्शन है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये ऐसा है जैसे आप एक प्रोफेशनल किचन किराए पर ले रहे हैं। आपको ओवन मिलेगा, बिजली मिलेगी, काउंटर मिलेगा। लेकिन पिज्जा का आटा, सॉस, टॉपिंग्स वो सब आपको खुद लाना होगा। मतलब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, बाकी सब आपका। अच्छा, दूसरा है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एक पिज्जा किट जैसा है। आपको किचन भी मिला और साथ में आटा और सॉस भी। आपको बस अपनी पसंदीदा टॉपिंग्स डालनी है। ये डेवलपर्स के लिए है जिन्हें ऐप बनाने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। समझ गया। और तीसरा जो हम सब इस्तेमाल करते हैं वो है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये ऐसा है जैसे आपने बना बनाया पिज्जा सीधा घर पर ऑर्डर कर लिया, आपको बस उसे खाना है। आपका जीमेल, नेटफ्लिक्स, ऑफिस 365 ये सब वो डिलीवरी वाला पिज्जा ही है। क्या बात है, अभी हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हमारे स्मार्ट सिटी का दिमाग और पावर ग्रिड तैयार है, क्लाउड। लेकिन एक दिमाग तब तक बेकार है जब तक उसके पास देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति ना हो। उसे रियल वर्ल्ड से जानकारी चाहिए। तो क्या शहर की ये इंद्रियां या सेंसेस ही IoT हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT हमारे स्मार्ट सिटी की आंखें, कान और नसें हैं। सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरा, हवा की क्वालिटी जांचने वाले सेंसर, घरों में लगी स्मार्ट लाइट्स, हमारी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच, ये सब IoT डिवाइस है। पहले मैं सोचता था कि IoT का मतलब है कि मैं अपने फोन से घर का AC ऑन कर सकता हूँ,
लेकिन ये उससे भी गहरा है ना? हाँ, एसी को रिमोट से ऑन करना तो बस एक फीचर है। असली जादू उस डिवाइस में नहीं बल्कि उससे निकलने वाले डेटा में है। हर आईओटी डिवाइस लगातार डेटा की एक नदी बहा रहा है। आपकी स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बता रही, वो आपके हर कदम, आपकी हार्ट रेट, आपके सोने के पैटर्न का डेटा बना रही है। शहर का ट्रैफिक सेंसर सिर्फ ट्रैफिक नहीं गिन रहा, वो दिन के हर पल का ट्रैफिक फ्लो डेटा तैयार कर रहा है। आईओटी का असली काम है हमारी फिजिकल वर्ल्ड को एक डिजिटल डेटा स्ट्रीम में बदलना। समझ गया। तो हमारे शहर में अब एक सेंट्रल ब्रेन है जो कि क्लाउड है, और लाखों सेंसर हैं यानी आईओटी जो लगातार डेटा की नदियां उस ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है? दिमाग इस डेटा का करेगा क्या? यहीं पर एआई और मशीन लर्निंग की एंट्री होती होगी। एकदम। अब हम अपने शहर को बुद्धि देंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बड़ा सपना है, बड़ा लक्ष्य है कि हमारा शहर खुद ब खुद फैसले ले सके, मतलब इंटेलिजेंट बन सके। और मशीन लर्निंग एमएल उस सपने को हकीकत में बदलने का तरीका है, उसका इंजन है। ठीक है, तो एआई लक्ष्य है और एमएल उसे पाने का रास्ता। और एमएल की खासियत यह है कि वो डेटा से खुद सीखता है। लेकिन ये सीखना होता कैसे है? मैंने इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। सच कहूं तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब आप मशीन पर बस डेटा फेंक दो और उम्मीद करो कि वो कुछ काम का ढूंढ निकालेगा। कोई बिजनेस इस पर कैसे भरोसा कर सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सुनने में वाकई थोड़ा क्योटिक, मतलब अराजक लगता है, लेकिन ये आज की दुनिया में सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इसका क्लासिक उदाहरण है आपका नेटफ्लिक्स या अमेज़न। जब नेटफ्लिक्स आपको कोई मूवी सजेस्ट करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि आपको कहानी क्यों पसंद आएगी। उसने बस लाखों यूजर्स के डेटा में एक पैटर्न देखा है कि जो लोग स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हैं वे द विचर भी देखते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद कोई इंसान कभी ना सोच पाता। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसे ही छिपे हुए पैटर्न्स को उजागर करती है। और सुपरवाइज लर्निंग तो इसका उल्टा होगा, जहां हम उसे सिखाते हैं। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं। हम उसे बिल्ली की हजारों तस्वीरें दिखाकर बताते हैं कि ये बिल्ली है। धीरे धीरे वो सीख जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब हम एआई की बुद्धि की बात करते हैं तो ये इंसानी बुद्धि जैसी नहीं है। ये एक अलग तरह की एक एलियन इंटेलिजेंस है। एलियन इंटेलिजेंस, ये तो सुनने में बहुत भारी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि एक ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एआई ट्रैफिक जाम में हमारी तरफ फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उसे देर होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो बस एक हाइपर एफिशिएंट पैटर्न मैचिंग मशीन है जिसने लाखों घंटों के ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण किया है और सबसे कुशल रास्ता खोज रहा है। वो सोचता नहीं है, वो कैलकुलेट करता है। उसकी यही खासियत उसकी ताकत भी है और उसकी सीमा भी। ये कमाल का नजरिया है। तो हमारे स्मार्ट सिटी में अब दिमाग है जो क्लाउड है, इंद्रियां हैं मतलब आईओटी, और सीखने और फैसले लेने की एक एलियन बुद्धि एएमएल भी है। शहर तो लगभग तैयार है, लेकिन इसे चलाएगा कौन? शहर के नागरिक इससे जुड़ेंगे कैसे? यहीं पर शायद ई गवर्नेंस की भूमिका आती है। बिल्कुल, ई गवर्नेंस हमारे इस डिजिटल शहर का यूजर इंटरफेस है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो सरकार और नागरिकों को इस पूरी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में मदद करता है। इसका मकसद सिर्फ फॉर्म्स को ऑनलाइन करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है शासन में 3 चीजें लाना। पारदर्शिता, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। कुशलता, ताकि काम तेजी से और सही हो। और जवाबदेही, ताकि पता हो कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जब मैं ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, जो G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन हुआ, हाँ। या कोई बिजनेस ऑनलाइन टैक्स भरता है G2B, तो ये उस विशाल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है जिसे हम अभी बना रहे थे। बैकएंड पर चल रही हैं जिसे हमने अभी आईओटी, क्लाउड और एआई से बनाया है। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन या आधार जैसी सेवाएं, ये सब इसी डिजिटल बुनियाद पर खड़े हैं। ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम करते हैं, भ्रष्टाचार घटाते हैं और सबसे जरूरी, आम नागरिक को ताकत देते हैं। तो आज हमने सच में एक पूरा शहर ही बना दिया। चलिए एक बार अपने शहर का नक्शा फिर से देखते हैं। आईओटी डिवाइसेस हमारे शहर के सेंसर हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं। ये सारा डेटा क्लाउड पर जाता है जो हमारे शहर का शक्तिशाली दिमाग है। इस दिमाग के अंदर मशीन लर्निंग और एआई के इंजन उस डेटा से सीखते हैं और शहर के लिए बुद्धिमान फैसले लेते हैं। और ई गवर्नेंस वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम नागरिकों को इस स्मार्ट शहर में रहने और काम करने की सुविधा देता है। ये 5 अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही कहानी के 5 अध्याय हैं। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। और ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी अकेले में उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना वे एक साथ मिलकर हैं। वे एक दूसरे की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये वाकई एक शानदार चर्चा रही। इसने इन सभी बज़वर्ड्स को एक नई रोशनी में देखने में मदद की है। जरूर, लेकिन इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने आज ये समझा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और हमारी जिंदगी को कितना बेहतर बना रही है। लेकिन जब ये सभी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से और गहराई से जुड़ जाएंगी, जब आपकी स्मार्ट वॉच, आपकी कार, आपका फ्रिज और सरकार के सिस्टम सब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तब हमारे निजी डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा का क्या होगा? हर डिवाइस हमारा डेटा इकट्ठा कर रहा है, हर सर्विस हमारी आदतों को ट्रैक कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाने की होगी?